It's live now. Great. Start. Yeah. So, good evening, everyone in this chat room and on Facebook. At the outset, let me apologize to everybody. There was a technical issue and we have started slightly late. So, really sorry about that. Welcome all to Music and Awakening Veranda. लॉकडाउन के दौरान हम में से कईयों ने अपने अंदर की यात्रा की, अपने आप को जानने की, समझने की और अपने उस गूढ़ अस्तित्व को पहचानने की। उनमें से एक पहल है म्यूजिक वेरांडा। म्यूजिक वेरांडा एक बहुत गहन सोच है जिसमें हमें म्यूजिक की तह तक जाना है, म्यूजिक रूपी अनंत सागर से बहुत कुछ समझना है। It is just not about singing. We wish to go deeper and we want to give to the world the real significance of music. Sharing my experience, I love music. It gives me serenity, it relaxes me, it heals me. When you get these happy signals from your heart set, mind set, soul set and your body set, इसका मतलब है सब कुछ ठीक है। तो we are evolving, हम कहीं ना कहीं ठीक चल रहे हैं, सब कुछ ठीक हो रहा है और जो हम परम सच है उसकी ओर हम जा रहे हैं। But then how does it happen? Why does it happen? These are the vital questions that we need to understand. So my plants, my dog, all I can see relate to music. लेकिन ये हो कैसे रहा है, मुझे ये समझना है और हम सब लोगों को ये चीज समझनी है। So आज का टॉक का यही विषय है और ये टॉक आगे ले जाने के लिए गौरव जैन जी हैं हमारे साथ, जो एक एंटरप्रेन्योर है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे इस तरह की इन गूढ़ टॉपिक्स पे बात करते हैं। ओवर टू यू गौरव जैन। उसके पहले मैं प्रेरणा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक कोई मंत्र से ये पावरफुल करे, एनर्जाइज करे ये मीटिंग रूम। सो ओवर टू यू प्रेरणा एंड देन ओवर टू यू गौरव जैन एंड वेलकम एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच अनिला मैम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे म्यूजिक वरांदा में। बहुत ही प्यारे इनवाइटी हमारे बीच में याज्ञा जी हैं और एक बहुत ही प्यारा मंत्र है जिसे सभी जानते हैं। ओमकार से शुरुआत होती है और जिसे कहा गया है गायत्री मंत्र। ये हमारे वेदों में हमें देखने को, सुनने को और पढ़ने को मिलता है। इसकी शुरुआत ही सबसे पहले हुई और इसके बारे में आगे और जानकारी हमारे गुरु और ज्ञानवर्धक जो भी लोग मौजूद हैं वो देंगे। आइए सभी मिलकर के हाथ जोड़ते हुए इस मंत्र को बोलेंगे। चलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री मंत्र हमारे जीवन में सुख लेकर के आता है, समृद्धि लेकर के आता है। शुरुआत जब इससे होगी तो अंत भी अच्छा ही होगा। आइए चलते हैं। ओवर टू यू गौरव सर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Prerna ji. What a beautiful beginning, and thank you so much, Anila ji, for a great introduction and great starting. Welcome everyone to Music Veranda. Today, I am really feeling blessed and fortunate that we have such a fantastic person with us. And thank you to Gaurav Arora ji and all India Mentor team for organizing this session. And we are really great, fortunate. You know, this is, I'm not getting the right words. It's such a lovely feeling कि जब हमारे साथ इतने अच्छे लोग आते हैं, अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस प्लस अवेकनिंग्स, इनसाइट्स। तो कुछ हम किताबों से सीखते हैं, वीडियो से सीखते हैं, जिंदगी के एक्सपीरियंस से सिखाते हैं, लेकिन हम जब किसी और से बात करते हैं, बात करते करते जब अपने एक्सपीरियंस बताते हैं, nothing like that. So welcome again everyone. This is your host and host GJ Gaurav Jain और आज हमारे बीच हैं डॉक्टर PS मलिक, लेकिन इनका जो स्पिरिचुअल नेम है मैं उसी से इनको संबोधित करूंगा, याज्ञवल्क्य जी। आपको हम प्रणाम करते हैं, दिल से हम आपका वेलकम करते हैं। और अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताऊंगा अपनी बातों से शुरुआत करने से पहले। तो याज्ञवल्क्य जी को जीवन की अनेक धाराओं के अध्ययन का अवसर प्राप्त हुआ है। साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, लॉ, योगा एंड मेडिटेशन। प्रकृति ने उन्हें ध्यान की गहनतम अवस्थाओं को अनुभव देकर अनुपम कृपा की है। परम अस्तित्व की कुछ झलकियां उन्हें मिली हैं। पहले नौकरी की बाधाओं के चलते कुछ बंदिशें थी,
परंतु अब वे उन अनुभवों को उन लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, जैसे आज साझा कर रहे हैं, जिसमें इनकी ऐसी रुचि हो। क्या अस्तित्व की जिन स्थितियों से मनुष्य यहाँ संसार में है, अन्य जीव यहाँ संसार है, सारे जड़ पदार्थ संसार में है, क्या उन परिस्थितियों में से संगीत भी एक है? हम जानेंगे। आसान शब्द में कहें तो क्या संगीत इस अस्तित्व का एक पहलू है, या संगीत एक वाहन है जो अस्तित्व की गुत्थियों को सुलझाता है? संगीत चेतना से कैसे जुड़ा है? तो हम इसी से कुछ संबंधित हम प्रश्न के भी करेंगे। सो ओवर टू यू याज्ञ जी, बहुत बहुत आपका वेलकम है। और सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे, आप अपने बारे में भी थोड़ा सा हमें और बताइए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसा आपका सफर है, थोड़ा सा संक्षेप में, और उसके बाद हम अपना इसको सेशन को आगे करेंगे। ओवर टू यू याज्ञ जी, वेलकम। नमस्कार सभी को, नमस्कार है आपको गौरव जी, डॉक्टर गौरव जैन को, आपके म्यूजिक वरांडा को, इंडिया मेंटर्स को, कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ यहाँ बातचीत कर सकूं। अब हम अपने उन सभी अनुभवों को साझा करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से अस्तित्व और आत्ममूलक अस्तित्व किस तरह से संगीत के साथ जुड़ा हुआ है, या जब हम संगीत का सहारा लेते हैं तो किस तरह से हम अपने परम अस्तित्व को खोज सकते हैं और उसके साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपने पहला शब्द जो अभी प्रयोग किया था वो अस्तित्व का था। अस्तित्व में आप, हमारे चारों तरफ ये जड़ पदार्थ सभी अस्तित्वमान हैं, लेकिन आपके और उनके अस्तित्व में एक मूल अंतर है। जब आप कभी अजमेर से पुष्कर की तरफ जाते हैं तो आप देखते होंगे बड़े पुराने पुराने पत्थर वहां पड़े रहते हैं। हाँ जी, 60 करोड़ वर्षों से पड़े हुए हैं वहां पर। जब आप हिमालय पे जाएंगे, अमरनाथ जी के पास जाएंगे, माता वैष्णो देवी मंदिर जाएंगे, तो वो लगभग 8-9 करोड़ वर्षों से वहां पड़े। लेकिन उन पत्थरों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि वो वहां पड़े हुए हैं, जबकि आप जानते हैं कि वो पत्थर हैं और ये पुराने हैं, ये नए पत्थर हैं। तो आपके अपने होने के बारे में जानने की यह फीलिंग ही आपकी चेतना कहलाती है। रेने डेकार्ट एक मैथमेटिशियंस हुए हैं 16वीं सेंचुरी में। उन्होंने एक बहुत सुंदर बात कही थी, कोगिटो एर्गो सम, मैं हूं क्योंकि मैं सोचता हूं। उन्होंने कहा कि मैं सभी चीजों के ऊपर डाउट कर सकता हूं, ये मेज ऐसी है या नहीं है, ये कैमरा ऐसा है या नहीं है, जो दूसरे लोग हैं वो ऐसे हैं या नहीं है, लेकिन इस बारे में डाउट नहीं किया जा सकता कि मैं सोचता हूं, मैं अपने आप के बारे में जान सकता हूं। तो इस तरह से उन्होंने अपने होने के अस्तित्व का प्रमाण दिया। इसी तरह के दो एक सवाल हमारे सामने और भी आए। महात्मा बुद्ध के आसपास लाओ त्से नाम के एक मिस्टिक हुए हैं चीन में। उन्होंने भी कहा कि रात में जब सो रहा था तो मैंने तितली होने का सपना देखा, अब मैं उठ गया हूं, तो मैं नहीं जानता हूं कि मैं मनुष्य था जिसने तितली होने का सपना देखा, या मैं तितली हूं जो अमनुष्य होने का सपना देख रहा हूं। ऐसी ही एक बात आइंस्टीन ने कही। आइंस्टीन ने कहा कि यदि दो व्यक्ति एक ही साथ जन्म लेते हैं, जिनको हम जुड़वा कहते हैं, और उनमें से एक व्यक्ति को जमीन पर रखा जाए, पृथ्वी पर रखा जाए, दूसरे को अगर हम एक ऐसे यान में बैठा कर भेज दें जो बहुत तेज गति से चलता हो, जिसको हम रिलेटिविस्टिक स्पीड कहते हैं, तो जब पृथ्वी पर रुका हुआ व्यक्ति अपना 70वां जन्मदिन मना रहा होगा और वो यान में जाने वाला व्यक्ति यदि वापस आ गया होगा, तो वह अभी बालक होगा, छोटा सा, जबकि पृथ्वी पर रहने वाला व्यक्ति अपना 70वां जन्मदिन मना रहा होगा। तो दोनों इन अवधारणाओं में, और जो आइंस्टीन ने बताया यह अंतर होगा, ये किसी भ्रम के कारण नहीं होगा, ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के वैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर होगा। तो अस्तित्व के विभिन्न आयामों को इसी तरह से देखने को हम अपने मूल आत्मज्ञान से जुड़ते। वेरी नाइस, आपने कहा था। ओके। अब एक तो मूल ज्ञान हो गया आपका आत्मज्ञान, जो आपने अपने बारे में जाना, अपने बारे में सवाल उठाए। हाँ जी, जो गहन ऋषि होते हैं
वो इसे अपने से आगे अस्तित्व तक ले जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध ने देखा ये कौन है, पूछा, पता लगा कि ये रोगी है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा ये कौन है, पता लगा कि ये वृद्ध है। फिर पूछा ये कौन है, तो तीसरे के बारे में पता लगा कि मृत है। तो उनके प्रश्न अपने से हटकर अब संपूर्ण अस्तित्व की ओर चले गए, जो ना सिर्फ उन तक सीमित था, बल्कि इस जगत में, संसार में क्या और कैसे अस्तित्वमान था, उसके बारे में उनके प्रश्न चले। तो पहला जो आपका, जहां तक आपका रहता है, वह आपका आत्मज्ञान कहलाता है। और जब आप अपने साथ साथ संपूर्ण संसार के अस्तित्व को लेकर बात करने लगते हैं, तब वह अध्यात्म हो जाता है। इसको हम अपनी काम चलाऊ भाषा में स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी ठीक ठीक वो नहीं है। अध्यात्म एक ऐसा शब्द है जिसे अगर हम ट्रांसलेट करना चाहें दूसरी भाषाओं में, तो संभवतः तिब्बती लोगों के अलावा कोई दूसरी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें हम अध्यात्म को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अध्यात्म वह अवस्था है जिसमें हम इस चीज में होने, एग्जिस्टेंस, पोटेंशियल, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। ग्रेट। अभी आपने जैसे पहला सवाल जो है, अगर हम बिल्कुल बेसिक एज ए लेमैन लैंग्वेज में बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस मतलब चेतना, तो व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्शियसनेस इन डिटेल, मतलब उसमें अगर हम बात करें, और ये इतनी जरूरी क्यों है? मतलब हम बोलते हैं ना कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू इटर्नल कॉन्शियसनेस, मतलब मुझे लगता है बड़े भारी भरकम वर्ड हैं, लेकिन चेतना मतलब अभी प्रेजेंट में है या पास एक हो चुका है, एक फ्यूचर आने वाला है, एक अभी जो हमारे आसपास अभी जो करंट है, तो एग्जैक्ट एकदम लेमैन लैंग्वेज में क्या होता है ये कॉन्शियसनेस? साइकोलॉजी ने आपके मन का कई रूपों में अध्ययन किया है, और अगर मैं इसे साइकोलॉजी के टर्म्स में बताऊं तो उन्होंने देखा है कि एक कॉन्शियस माइंड होता है जो आपके डेली रूटीन कामों में आपके काम आता है, एक उससे थोड़ा सा गहरा जो आपके भावों के काम में आता है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, और एक जो अननोएबल होता है जिसको हम अनकॉन्शियस, मतलब तीन हो गए, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ठीक है। कॉन्शियस माइंड इज दैट part of mind which controls your all body functions, all daily routines, all your cognitive powers. आप अपने चारों तरफ देखते हैं ये चीजें हैं, इनको हम कैसे इस्तेमाल में ला सकते हैं, दिस इज ऑल कैलकुलेटेड इन योर कॉन्शियस माइंड। यह आपका कॉन्शियस माइंड। उससे गहरे में जब आप चलते हैं, जो चीजें बिना कॉन्शियस माइंड के और बिना तर्क शक्ति के आपके पास में है, जैसे आप किसी को प्रेम करते हैं, जैसे आप कुछ भोजन के लिए बहुत प्रेरणा होती है आपके मन में कि इसको खाया जाए, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड। आपको गुस्सा आता है, बहुत लोग आपको समझाते हैं गुस्सा नहीं करें, और आपको लगता भी है कि हाँ गुस्सा करना, लेकिन जब ऐसा अवसर आता है तो गुस्सा आ जाता है, जो आपके रेशनल माइंड से, जो आपके कॉन्शियस माइंड से बाहर की चीज है, इसको आप सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और इस पर आपका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता। इसको कंट्रोल करने के लिए योग ने कुछ तरीके निकाले हैं, वो हम शायद अभी चर्चा करेंगे उनके बारे में। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जो चारों तरफ से सेंसेशंस लेता है, देखता है, सुनता है, बोलता है, समझता है, स्पर्श करता है, इसको हम अपना चित्त कहते हैं। और चित्त की ये कैपेबिलिटी कि ये अपने चारों तरफ को देख, समझ और सुन लेता है, वो चेतना कहलाती है। चेतना इज योर अवेयरनेस। चेतना को अभी हम ऐसे किसी बहुत रहस्यवादी तरीके से नहीं कह सकते हैं, वो आत्मा की गहरी और गंभीर अवस्था है। जिस चेतना की बात हम कर रहे हैं, मैं और आप बैठकर कर रहे हैं, वह चेतना आपके कॉन्शियस माइंड का कॉन्शियस पार्ट है। वह आपके चारों तरफ से सेंसेशंस ले रहा है, उनको एनालाइज कर रहा है और उनका इस्तेमाल कर रहा है। दिस इज ऑल योर कॉग्निशन। योर कॉग्निशन इज योर चेतना। ओके जी। तो इसमें आप कुछ अपने एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे, जैसे कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से हम ज्यादा एक रिलेट कर पाते हैं। मतलब मेरे को सबकॉन्शियस समझ में, जैसे अगर हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी और हमारे मन में कुछ ख्याल भी चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम ड्राइव करते करते घर पहुंच गए, उस टाइम ड्राइव कौन कर रहा है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड।
क्योंकि हम डेली शायद उस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो अपने आप हमारे हाथ भी चल रहे हैं, लेफ्ट राइट इंडिकेटर भी ऑन हो रहा है, पैर भी हमारे ब्रेक पे जा रहे हैं, तो हमें ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ रहा क्योंकि हम वो डेली चीज कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज रजिस्टर हो चुकी है। अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है, शायद मेरे को उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाई। हाँ, इसके लिए हमें अभी अपने इसी अनकॉन्शियस माइंड को, या हम जिसको चेतना कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम और समझते हैं। हमें बचपन से वैल्यूज दी जाती हैं, जिनको हम अपनी कल्चरल वैल्यूज कहते हैं। संस्कार, राइट। संस्कार दिए जाते हैं। इन वैल्यूज में जैसे कोई नया व्यक्ति आपको मिलता है तो बताया जाता है कि आप उसे नमस्ते करें। हाँ जी। आपको बताया जाता है कि दिन में 3 बार या 2 बार भोजन करें, सुबह, दोपहर, शाम, या बड़े के आने पर खड़े हो जाएं। इस तरह की चीजें आपको बताई जाती हैं। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं थॉर्नडाइक, उन्होंने बिल्लियों के ऊपर ऐसे ही प्रयोग किए। बिल्लियों को एक निश्चित तरीके से उन्होंने खाना दिया और उनकी रिएक्शंस देखी। तो जब हम उन्हें नियमित रूप से एक तरह से काम करते रहते हैं तो उनको उसकी आदत पड़ जाती है, और उसको हम कंडीशनिंग ऑफ माइंड कहते हैं। करेक्ट। योर कॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज कंडीशन। हम लगातार ड्राइव करते रहते हैं, उसी रास्ते पर जाते रहते हैं, तो आवर माइंड बिकम्स कंडीशन। हमारे बच्चों को सुबह उठते ही गुड मॉर्निंग कहने की आदत पड़ जाती है। दिस इज ऑल कंडीशन। ये कंडीशनिंग हमारे जीवन की ज्यादातर एस्पेक्ट्स को कवर करती है। हमारे मन में हमेशा ये एक आकांक्षा रहती है कि हमारी कंडीशनिंग को तोड़ा ना जाए, क्योंकि जैसे ही कंडीशनिंग को तोड़ते हैं तो आपको एक साइकोलॉजिकल दर्द होता है। वो एक कुछ ट्रिगर हो जाता होगा एकदम से कि ये मतलब जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, और एक इंसान ने एकदम से एक अलग बात बोल दी जो कि एक अंदर मतलब रजिस्टर ही नहीं हो पा रही शायद। जैसे हम किसी एक अपने स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो घर से जाने का एक निश्चित रास्ता लेते हैं, और रोजाना हम उसी रास्ते से जाते हैं। बेशक दूसरा रास्ता उसके मुकाबले चाहे आसान हो, छोटा हो, लेकिन हम उसी रास्ते से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उस रास्ते पर एक मंदिर होता है जहां जाते हैं हम सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना कर लेते हैं। तो कंडीशनिंग हमारी ये कंडीशनिंग हो जाती है। जब हम इस कंडीशनिंग को तोड़ना चाहते हैं तो हमें एक साइकोलॉजिकल दर्द होता है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखें कि रोज आप एसी में रहना पसंद करते हैं। जिस दिन आपको एसी नहीं मिलेगा, आपके शरीर के सामने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट नहीं आएगी, आपको जिंदा रहने में उस दिन प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन आपके शरीर को एक बेचैनी अनुभव होने लगेगी। जैसे आप भोजन करते हैं, भोजन आपको 12 बजे करने की एक आदत पड़ी हुई है, तो ये आपकी कंडीशनिंग। 12 बजे भोजन नहीं मिलेगा तो या तो आपकी भूख चली जाएगी। हमारे यहाँ पुराने समय में मेरे मित्र हुआ करते थे जैन, उनके यहाँ नियम है कि वो शाम को भोजन नहीं करते। एक बार मैंने अपने 10 मित्रों को एक प्रयोग दिया करने के लिए। उन्होंने रात में देर में भोजन करने के लिए तैयार, उनमें से 7 आदमियों ने वॉमिटिंग कर दी और 2 आदमियों को पेट में दर्द। ये हमारी कंडीशनिंग को तोड़ने का एक तरीका रहता है। आई थिंक वो बॉडी के हार्मोन वगैरह पे भी फर्क पड़ता है ना, कि डेली वो कुछ अलग, जैसे अगर हम एक देश से विदेश जाते हैं तो यहाँ पर तो रात है, वहां पर दिन है, तो हमारी बॉडी शायद उस टाइम इतने 12-15 घंटे के बाद आराम चाहती है या करती है, लेकिन जब से हम करते हैं और जहां पर समय का फर्क होता है तो हमें लगता है कि इस टाइम तो शायद वहां पर हम इंडिया में सो रहे होते हैं और यहाँ पर अभी हम जग रहे हैं, तो वो भी फर्क पड़ता है। आपने गौरव जी देखा होगा जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, श्री कृष्ण को उन्होंने कहा, अर्जुन ने, कि मुझे दोनों के बीच में लेकर चलिए। और वहां जाने के बाद अर्जुन ने कहा कि गांडीव मेरे हाथ से छूट रहा है, मेरे हाथ पैर शिथिल हुए जा रहे हैं और मैं बाण नहीं चला। वहां पर श्री कृष्ण ने उन्हें कोई बॉडी उपचार नहीं दिया था, उन्हें गीता का ज्ञान दिया था। मैं इस तरह से आपकी चीजों को थोड़ा सा विस्तृत करता हूं। तो हम ना ही तो मन है जिसे आप कंडीशन करके एक विशेष रूप से ले जाएं, और ना ही हम शरीर है। 60 के दशक में हमारे पास एक साइकोसोमेटिक थ्योरी आई थी कि हम मन और शरीर का एक युग्म है। तो जब आप मन से अच्छा अनुभव नहीं करते हैं तो आपका शरीर भी अच्छा अनुभव नहीं करता है, और जब आपका शरीर अच्छा अनुभव नहीं करता है तो आपका मन भी अच्छा। लेकिन हम थोड़े से अपने विषय से बाहर आ गए हैं, मैं दोबारा वहीं जाता हूं। हम संगीत की तरफ बात कर रहे थे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अस्तित्व की तरफ बात कर रहे थे। यस। तो अस्तित्व में आप देखेंगे कि अस्तित्व
में जब हम भाषा की एक बात करते हैं, भाषा में हम अपने उन अनुभवों को ताजा करते हैं। मेरी और आपकी बातें वो हैं, हम उनमें उन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। जब मैं आपसे बात कहूंगा तो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करूंगा जो मैंने अपने दैनिक जीवन में सीखा। जब भी हम किसी नई चीज की ओर जाते हैं तो हमारे लिए भाषा की समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। एक इनुइट प्रजाति के लोग हैं जिसको हम एस्किमो कहते हैं, उनके पास लगभग 78 शब्द हैं बर्फ को लेकर, कि बर्फ के बारे में किस किस प्रकार की, जो रात को गिरती है, जो दिन में गिरती है, जो हवा के साथ गिरती है, वो अलग अलग बर्फ के उन्होंने 78 शब्द बनाए हैं। एक पिग्मी लोग होते हैं, पिग्मी लोग जो अफ्रीका के सेंट्रल पार्ट में रहते हैं, हाँ जी, उनके पास बर्फ उन्होंने कभी देखी नहीं होती, और आप देखेंगे कि उनकी भाषा में बर्फ को लेकर कोई शब्द नहीं, वो बर्फ के लिए उस ही शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिस शब्द से ओस के बारे में उन्होंने तात्पर्य लिया। तो भाषा हमारी हमारे दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को और इनसे पैदा होने वाली परिस्थितियों को बताती है। वैज्ञानिक धीरे धीरे अपनी नई खोजें करते रहते हैं, और हम उसमें देखते हैं कि जब वो नई खोज करते हैं तो उनके सामने समस्या आती है कि हम इन नए जो हमने चीजें पैदा की हैं उनको हम क्या कहें। इसीलिए जब भाषा में शब्द नहीं होते तो वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जैसे यंग्स मॉडुलस उन्होंने कहा, मैक्सवेल कोएफिशिएंट उन्होंने कहा, या चंद्रशेखर लिमिट उन्होंने कहा। ये भाषा की अपनी सीमाएं होती हैं। तो जब आप परम साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचते हैं तो वहां भाषाएं आपकी काम नहीं करती। भाषाएं सिर्फ उन्हीं चीजों के बारे में बताती हैं जो आपने अपने 5 इंद्रियों से, 5 सेंसेस से लिए हैं, जिसको आपने अपनी दुनिया में कोरिलेट किया है। सिर्फ उन्हीं के बारे में भाषाएं आपको बता सकती हैं। इससे परे जब हम पहुंचते हैं, जो हमारा आध्यात्म का क्षेत्र आता है, उसमें भाषाएं आपके लिए बेकार हो जाती हैं। मैं अपनी बात तक पहुंचा पा रहा हूं? हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम इसको रिलेट करें, मतलब भाषा हो गई, एक संगीत हो गया और कॉन्शियसनेस हो गई, आपस में इनका क्या रिलेशन है, क्या समानता हाँ, है मतलब? अब ये प्रश्न अब बिल्कुल सही समय पर आया है। भाषा और अस्तित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं कि भाषा अस्तित्व के उस एस्पेक्ट को कवर करती है जो दैनिक जीवन से संबंधित है। अपने मूल स्वरूप में जब सृष्टि का विकास हुआ तो प्रणव अक्षर की उत्पत्ति हुई, जिसे हम ओम शब्द से जानते हैं, और आपके यहाँ उसको अनहद नाद के रूप में कहा जाता है। जो सबसे पहला नाद पैदा हुआ था वो अनहद नाद पैदा हुआ, जिसका कोई कारण नहीं था, जो किसी ने पैदा नहीं किया, जो अपने आप वहां था। इस नाद को ऋषि ने अपने कानों से उतरते हुए सुना, लेकिन इसको सुनने के बाद जब इसे आगे संप्रेषित किया गया, जनता तक दिया गया, ऋषि का अर्थ होता है जो चीजों को देखते हुए, जो डिसेंडेंट चीजें होती हैं, अस्तित्व से उसके ऊपर उतरती हैं, वो ऋषि। उसके आगे जब हम इसे देना चाहते हैं तो वह अभिव्यक्ति हो जाती है। अभिव्यक्ति के समय वही ऋषि जो पहले जिसने चीजों को डिसेंड किया था, अभिव्यक्ति के समय वही कवि बन जाता है। अब देखिए, अस्तित्व उतरा उसके पास अशाब्दिक रूप में, अनाहत का कोई शब्द नहीं होता, कोई भाषा नहीं, उसे देना है हमें जन सामान्य, तो वहां हमें उसके लिए उपकरण इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उन उपकरणों के बाद जो अभिव्यक्ति होती है वह संगीत, नाद, बीच में उसे प्राप्त करने वाला, और वही प्राप्त करने वाला उसको अभिव्यक्त करने वाला। तो नाद से संगीत की उत्पत्ति होती है। यही अभाषा से भाषा तक का सफर होता है। ओके, आप मतलब जैसे मैं आपको जो सुन पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, कुछ मैं मतलब आई वुड लव टू नो कोई एक्सपीरियंस, मतलब ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ में घटित हुआ हो, और ऐसा कुछ हो कि मतलब जैसे कई बार तो ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ हमें बताइए
क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने ज्ञान की बातें हमने पढ़ी, देखी, आपसे भी सुनी, समझी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जब तक हम खुद एक्सपीरियंस ना करें ना, वो फिर वही जब तक चीज रहती है। तो मैं मतलब आई वुड लव टू नो कि ऐसा कोई इंस्टेंस एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल लेवल पे या कॉन्शियस लेवल पे या स्टेट लेवल उस पे कुछ भी आप शेयर करें। ऐसे एक अभी देखा जा सकता है, पिछले दिनों लगभग 4 साल पहले मैं एक 1-1.5 महीने के लिए बिना अन्न जल के उपवास करते हुए और अंधकार में समाधि के लिए गया। और मेरा उद्देश्य ये जानना था कि क्या हम समाधि के द्वारा कुछ ऐसी चीजें जान सकते हैं जिनको हम सब्जेक्टिवली वेरीफाई, ऑब्जेक्टिवली वेरीफाई करते हैं। आप अपने बारे में जानते हैं, ये आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज होती है। आप मेज के बारे में भी जानते हैं, ये आपकी ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है, जिसमें आप मेज को माप सकते हैं, उसका रंग बता सकते हैं, उसकी ऊंचाई बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव नॉलेज। यू नो योरसेल्फ, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, नोबडी एल्स कैन एस्टिमेट दैट। आपको कहाँ पेन हो रहा है, कहाँ आपको अच्छा लग रहा है, दिस इज योर सब्जेक्टिव नॉलेज। तो योग के बारे में अभी तक आमतौर से, या अस्तित्व के बारे में अभी तक आमतौर से सब्जेक्टिवली जाना जाता था। और जो मैंने आपसे कहा कि भाषा वहां होती नहीं है, तो भाषा नहीं होती तो आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। तो मैं एक ऐसा मेथड तलाशने की अवस्था में था, एक ऐसा मेथड तलाशना चाहता था जो आपकी सब्जेक्टिव अवस्थाओं को ऑब्जेक्टिवली दूसरों को बता सके। या किसी समाधि में आप गए, ध्यान में गए, तो आपको वहां से क्या प्राप्त हुआ, इस चीज को आप ऑब्जेक्टिवली माप के बता सकते। मैं एक गुफा में गया। गुफा जमीन के नीचे थी, लगभग 15 फुट नीचे। ये लोकेशन क्या बताई आपने जो गुफा है? ये राजस्थान में एक स्थान पड़ता है, भैरव। अच्छा जी, अच्छा। तो वहां मैं उस स्थान पे गया और मैंने अपनी साधना शुरू की। पहले 3 दिन तक मुझे मन ने, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो चित्त वाला माइंड होता है, उसने बिल्कुल सहयोग नहीं किया, क्योंकि बड़ा लंबा समय हो गया था। हाँ जी, हाँ जी, तो सांसारिक चीजों में उसने हाँ, पेट में दर्द पैदा किया। आप वही बैठेंगे तो विघ्न कमर आए में होंगे दर्द पैदा अलग किया, अलग तरीके के। राइट। पैर सोने लग जाते हैं। तो वो स्थितियां बहुत पीड़ादायक होती हैं। तब आपकी, क्योंकि पुराने अनुभव काम आते हैं, तो आपने उससे पार पाने के लिए मैंने एक भुजंग आसन का प्रयोग किया। भुजंग आसन में ध्यान शुरू किया। 3 दिन तक मैं लगातार भुजंग आसन में रहा। और 3 दिन तक भुजंग आसन में रहने के बाद शरीर की वो जो पीड़ाएं थी, भूख थी, वो समाप्त हो गई। जो कमर में दर्द था वो समाप्त हो गया। और जो मन इधर उधर आपको परेशान कर रहा था, वो समाप्त हो गया। क्या बात उसके है। बाद मैंने फिर अब मैं अपने उसी पद्मासन में आया, और इस बार मैंने देखा कि पद्मासन ने मुझे बड़ा सहयोग दिया। जो 3 दिन 4 दिन पहले मेरे लिए समस्याएं बनी हुई थी, मेरे पैर सो जा रहे थे, भूख लग रही थी, तो वो नहीं कर रहे। इस बार ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही थी, तो पद्मासन में हम अपनी चीज को पूरा कर पाए। फिर वो मैंने लगभग महीने भर तक उसको किया। और महीने भर के बाद जब मैं बाहर आया, तब आप अस्तित्व के साथ अपने आप को रिलेट कर पाते हैं। जो पेड़ पौधे वहां चारों तरफ होते हैं, वो भी आपसे बात करते हैं। वाह। आपको अपने आप में एक्सप्रेशन देते हैं, और आप उस एक्सप्रेशन को ग्रहण करते हैं। आपको पता लग जाता है कि ये पौधा आपके आने से किस प्रकार से इसकी तरंगों में तरंगे परिवर्तित कर रहा है। और पौधा आपके साथ इंटरेक्शन करता है। हम अपनी सामान्य अवस्था में उन चीजों को ना अनुभव कर पाते हैं और ना देख पाते आई थिंक उसके हैं। लिए ये अनुभव बहुत काम माइंड चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एकदम शांत दिमाग, शांत सब कुछ। मतलब जैसे एक ना पोजीशन आती है थॉटलेसनेस, बिल्कुल जीरो, वो कहते हैं जिसको जीरो थॉट लेवल। हाँ, अब फिर हम उसी जगह पर, पुरानी जगह पर वापस आना पड़ेगा आपके इस जवाब के लिए। अभी हमने जैसे 3 बातें की थी
मैं कि मतलब हमारे विजुलाइज कर रहा conscious- था, जैसे जैसे आप बोल रहे हैं ना, तो मैं अपने आप को वहां कोशिश कर रहा था उस फ्रीक्वेंसी पे और उस हाँ, जगह जाने पे। कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक अनकॉन्शियस माइंड। हाँ, साइकोलॉजी ने सारा का सारा ध्यान अपने कॉन्शियस माइंड पे दिया है और उसने कहा है कि कॉन्शियस माइंड एक इस तरह का किया जा सकता है, एक प्रूडेंट माइंड का उन्होंने उदाहरण दिया और वो उसको प्रूडेंट माइंड की तरह बनाना चाहते हैं। हमारा अध्यात्म कहता है कि नहीं, ये तो जो कॉन्शियस माइंड है ये सब बेकार की चीजें हैं, ये अपने आप में एक रोग है, इससे बाहर निकलिए। हमारे अध्यात्म ने कभी भी कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम नहीं किया। हमारा अध्यात्म उससे आगे चलता है, जो आपकी भाव दशा है, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को आप इस तरह से मैनिफेस्ट करते हैं, जितने सपने आपको आते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपने देखा होगा कई बार आप बैठे बैठे अचानक डर जाते हैं, वो डर भय आपके सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपके सिर्फ इस ही जीवन की नहीं, आपके सभी पुराने प्राचीन जीवनों की उसके अंदर स्मृतियां दबी। ये हम लोगों के दिमाग में एक गलत अवधारणा है कि स्मृति हमारे सिर्फ दिमाग में। जिस समय आप पैदा होते हैं आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि उसको भी एक्सपीरियंस। राइट। लेकिन फिर भी किस जगह पर आपका नाक बनना है, किस जगह पर आपका कान बनना है, और दोनों कानों को एक जैसा बनना है, आपके दांत कितने बनने हैं, आपके हाथ कहाँ बनने हैं, नाखून कहाँ बनने हैं, कहीं किसी जगह तो स्मृति में था तभी तो वो बना। वरना हर संतान अपने माता पिता के जैसे कैसे होती। वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, इसका कारण तो डीएनए में वो कोड लिखे रहते हैं। हाँ, राइट। गौरव जी, हमारे पास लगभग 30,000 जीन्स होती हैं, और वो 30,000 जीन्स, मतलब मेरे को जीन्स जो योनिया होती पता है हैं, कुछ 86,000 कितने वो बोलते हैं कि इतने तरह के वो होते हैं। नहीं नहीं, वो आप दूसरी अवस्था में जा रहे हैं। मैं अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके विज्ञान की बात बता रहा हूँ। जो आपका डीएनए होता है, डीएनए में लगभग आपके पास 23-24,000 जीन्स होते हैं अच्छा। आपके ह्यूमन जीनोम के अंदर। ओके। और वो सारे के सारे 23 जोड़े क्रोमोसोम्स के ऊपर जमे रहते हैं। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर लगभग 1,000 जीन्स के आसपास आपके होते हैं, थोड़े से ज्यादा या कम। लेकिन वो जीन कौन सा पहले और कौन सा बाद में होगा, ये भी तो किसी स्मृति का हिस्सा है। तो चीजें जीन से भी परे तक जाती हैं। विज्ञान के पास इसका कोई तरीका नहीं है, अध्यात्म के पास इसका तरीका है। अध्यात्म के पास जो हम सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, वो हमारे इसका तरीका है। हमारे अध्यात्म में सबसे पुराना स्कूल सांख्य रहा है, जिसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो योग है। वही चीज थ्योरेटिकली हम सांख्य में पढ़ते हैं और वही चीज हम उसको प्रैक्टिकल जब करते हैं तो योग में। आपने आजकल योग का नाम बहुत सुना होगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका जो एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, वो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हमारा सांख्य के नाम से, सांख्य दर्शन उसको कहते हैं, सांख्य के नाम से बादरायण ने दिया था। सांख्य कहता है कि सबसे पहले प्रकृति से आपका बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि से अहंकार बनता है, अहंकार से मन, मन से आपके 5 ज्ञानेंद्रियां बनती हैं, 5 कर्मेंद्रियां बनती हैं, 5 तन्मात्राएं बनती हैं और 5 महाभूत बनते हैं। तो इस प्रकार से 24 चीजों को उन्होंने उससे पैदा किया। इसके साथ जो आपकी चेतना है वो जुड़ती है। चेतना जब जुड़ जाती है तब ये सृष्टि बनती है। जितना भी इस दुनिया में विकार है, आपको चीजें अच्छी लगती हैं, वो सारी की सारी प्रकृति में ही हो रहा है, उसमें से आपके चेतन रूप का कोई अर्थ नहीं होता। तो जो हम ये अभी कह रहे हैं कि मनुष्य कैसा बने या दूसरे जीव कैसे बने, ये सारा का सारा प्रकृति में एक निश्चित रूप से लिखा चला, जो आपके महत्व से, जो आपके अहंकार से और जो आपके मन से निर्धारित। इनमें से जो मन वाला हिस्सा है, इसको आपका कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो कॉन्शियस माइंड तक तो ये पकड़ लिया गया है विज्ञान के द्वारा। इसके परे जो अहंकार है, जिसको आप सब कॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसको ये कभी कभी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। और सब कॉन्शियस माइंड को आप अनुभव करते हैं जब आप सोते हैं।
आप जिस समय सो रहे होते हैं तो आप अपने सचेतन मन से अचेतन मन की ओर धीरे धीरे प्रयास कर रहे होते हैं, धीरे धीरे जा रहे होते हैं, वही चीजें आपको वहां दिखाई देती हैं। ये अचेतन मन ही है जो आपको गुस्सा या प्रेम या नफरत या समर्पण या क्रेविंग्स, ये इस तरह की चीजें देता है। ये आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वही वाला ये हिस्सा। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे बचपन से लेकर हमें जो वैल्यूज मिली हैं, प्रोग्रामिंग मिली है, जैसे सपोज पेरेंट्स ने सिखाया कि भाई अंधेरे में मत जाओ, तार को मत छुओ, करंट लग जाएगा, वहां भूत है, मतलब बहुत सारी चीजें ना, एक पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, या आस पड़ोस के बच्चे हैं, फ्रेंड सर्कल है, तो कुछ ना एक कंडीशनल माइंड प्रोग्रामिंग हो जाती है। एक अब अगर हमें उसे चेंज करना है तो उसमें भी टाइम लगता है, या फिर कुछ ऐसा प्रोसेस है, या कुछ मंत्र है, या कोई कुछ मतलब योगा वगैरह कुछ भी ऐसी कोई चीज? मुझे मालूम है कि टाइम तो लगता है, लेकिन अगर हम एक इसको लेके चलें कि अगर माइंड प्रोग्रामिंग चेंज करनी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं दो चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। हाँ जी। एक चीज है कि आपको सुबह 5 बजे उठना चाहिए। किसी ने आपसे कहा सुबह 5 बजे उठना चाहिए, क्योंकि उठने के बाद से आप अपने दिन को ऐसे निर्धारित कर सकते हैं। आपने देखा, यस इट इज यूजफुल एंड यू स्टार्ट राइजिंग एट 5 AM इन द मॉर्निंग। दिस इज वन एस्पेक्ट। तो ये आपके लॉजिक और आपके रीजनिंग से संबंधित है, आपके कॉन्शियस माइंड से संबंधित है। तो आप इसको इस तरह बड़े आराम से कर लेते हैं। कुछ दूसरी चीजें होती हैं जो आपके कॉन्शियस माइंड से संबंधित नहीं होती हैं, वो उससे ज्यादा गहरी होती हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस समय गुस्से वाले कारण मौजूद होते हैं, आप कितनी भी कोशिश करें आपको गुस्सा आ जाता है। आपसे जब आप 22-23 साल के होते हैं, आपसे कहा जाता है कि आप किसी व्यक्ति एक्स को प्रेम ना करें, लेकिन जब भी व्यक्ति एक्स आपके सामने आता है तो आपको प्रेम हो जाता है। आपको कहा जाता है कि वाई से आप नफरत ना करें, लेकिन जब भी वाई सामने आता है तो हम कितनी भी कोशिश करें, हमारे तर्क वहां काम नहीं करते, हमारी इमोशंस काम करती हैं। तो जो इमोशंस का लेवल है वो तर्कों के लेवल से ज्यादा गहरा है। इमोशंस का लेवल आपके सबकॉन्शियस की तरफ जाने लगता है, और जितनी हमारी तर्क की वैल्यूज होती है वो आपके कॉन्शियस माइंड। करेक्ट, तो बिल्कुल। आप जितनी भी चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं, हाँ जी। आप जितनी भी चीजों को रेगुलेट कर सकते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड वाली चीजें होती हैं, और जिन चीजों को आप रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस। ऑलराइट। जब हम कहते हैं कि हमें कंडीशन किया जा रहा है, बचपन से लेकर हमें एक बात लगातार सिखाई जाती है, हाँ जी। ऐसा किया जाए वैसा किया जाए, या कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक विशेष भगवान का नाम सिखाया जाता है, हाँ, तो वो बचपन से ही 23-24 साल मतलब वो की, बताते हैं, मतलब जो किसके हाँ, जिसके भी जन्म में हुआ है, हिंदू मुस्लिम सिख है जिसमें भी, तो वो एक तरफ जिसमें भी उसमें। हुआ है तो एक पर्टिकुलर ईस्ट होता है वहां पर, उसके बारे में बताया जाता है। करेक्ट। 23-24 साल तक लगातार उस बात को जानते हुए ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं कि 30 साल पे अगर हम अपने इष्ट देव को बदलना चाहें तो नहीं बदल। सन 80-90 तक कम्युनिस्ट लोग हुआ करते थे, बहुत मिलते थे, वो कंधे पर झोला लटकाए हुए। तो यदि किसी कम्युनिस्ट से कहा जाए कि आप किसी दूसरी विचारधारा के बारे में एक ऐसे लिख दीजिएगा, तो वो नहीं लिख पाते थे, बिकॉज दे वर सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स कम्युनिज्म, जैसे हम अपने इष्ट के प्रति डेडिकेटेड हो जाते हैं। तो ये जो डेडिकेशन है ये हमारी कंडीशनिंग है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में की गई है। ओके। लगातार करते रहने से वैल्यूज स्टार्ट परकुलेटिंग फ्रॉम योर कॉन्शियस माइंड टू सबकॉन्शियस, और वहां परिवर्तन मुश्किल हो जाता है, और कम से कम उस परिवर्तन को आप अपने लॉजिक से या रीजन से नहीं कर सकते। हमारे पास साइकोलॉजी में उसका कोई तरीका नहीं है। साइकोलॉजी में सिर्फ ये कहा जाता है कि डीप रूटिंग हैबिट्स हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, लेकिन अध्यात्म में उसका एक तरीका है। अध्यात्म में उसके लिए तरीका है, उसमें व्यक्तियों का समूह देखा जाता है जो अंतर्मुखी स्वभाव वाले, जो अंतर्मुखी स्वभाव वाले होते हैं उन लोगों को ध्यान के तरीके से, और जो लोग बहिर्मुखी होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, उनको हम त्राटक के तरीके से उस कंडीशनिंग को तोड़ने का काम करते हैं। वेरी नाइस, ओके, ग्रेट यज्ञ जी। और समय हो चुका है और हम आपसे गुजारिश करेंगे थोड़ा समय आप और रुकिए,
क्योंकि अभी पता है मतलब मेरा मन तो ये कर रहा है कि मैं आपसे बातें करता हूँ और मुझे ऐसी फीलिंग है जैसे अभी हमने शुरुआत ही करी है, लेकिन इतनी सारी चीजें मतलब हो रही है कि कई बार ये होता है ना कि हम जो सुन रहे हैं सीख रहे हैं तो हमें को कुछ भी नहीं पता ऐसा हो जाता है कि अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, मतलब बूंद तक नहीं पता। और बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आए, लेकिन मुझे ऐसा फीलिंग आ चुकी है कि सिर्फ एक सेशन में तो बात नहीं बनेगी, हम बहुत जल्दी आपको दोबारा बुलाने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्नों का, अभी तो हम लोगों ने बस बेसिक से शुरू किया है कि जो 3-4 बेसिक बेसिक चीजें हैं, लेकिन मुझे आपसे लग रहा है कि बड़ा एडवांस लेवल पे भी आपसे प्रश्न करने में बहुत मजा आने वाला है। और मैं तहे दिल से आपको म्यूजिक वरांडा की टीम से शुक्रिया अदा करता हूँ, यज्ञ वेलकर जी का, थैंक यू सो मच। और मैं सभी को गौरव बहुत बहुत अरोड़ा धन्यवाद। जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, होल इंडिया वेंटर टीम का, कि जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया और हम लोगों को भी मौका दिया कि भाई इस माध्यम से हम जितने भी लोग हैं और इस खासकर इस टाइम पे लोगों को थोड़ा सा समझ में आए, क्योंकि दिस इज द बेस्ट टाइम, जबकि लोग जो यात्रा बाहर करते रहते हैं अब अंदर की यात्रा शुरू कर दे आध्यात्म के तरीके से, संगीत के तरीके से। एंड थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू यज्ञ जी। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि संगीत की जब हम बात करते हैं, आपका कोई फेवरेट सॉन्ग, क्योंकि हमारे साथ बहुत बेहतरीन सिंगर्स हैं यहाँ पे, और मैं अभी प्रेरणा जी को भी इनवाइट करूंगा, वो सभी उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एक प्रोग्राम बना रखा है जो कि आप अभी लाइव सुनने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ नए में, पुराने में, या फिर कोई पर्टिकुलर सॉन्ग जो कि शायद आपके दिल को छू दिया हो या उससे हीलिंग मैंने जैसा होता है, मैंने तो अभी ऐसा आपसे निवेदन किया था कि संगीत जब भी अवतरित होता है तो वह दिव्य रूप में होता है, हाँ 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 और जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं तो वह संगीत बन जाता है, वहां से नाद आता है और फिर वो संगीत बन जाता है। हाँ तो जी। जो भी आप लोग प्रस्तुत करेंगे वो निश्चित रूप से उसी दिव्यता को सूचित करेगा। क्या मैं गुजारिश कर सकता हूँ कि 2 लाइन आप गुनगुना दें, आपका कोई भी फेवरेट सॉन्ग, उसके बाद फिर हम अपना प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। कोई भी 2 लाइन, आ, मतलब आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। ऐसा अभी मुझे कुछ याद नहीं आ पा रहा है, क्योंकि शायद मैं संगीत में उतना अच्छा, प्रवीण नहीं हूँ। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो कि कई बार क्या होता है मेरे ना, आप देश की अपने मन में धरती, गुनगुनाते रहते हैं? बचपन में सुना करते थे, मेरे देश की धरती सोना उगले, अरे वाह, हाँ जी हाँ जी तो मनोज कुमार उस समय होते थे, वो इसको गाते थे, तो हाँ जी हाँ जी। ठीक है, वही मुझे। आपका मैसेज पहुंच गया है। हमारे साथ में जो भी हमारे सारे सिंगर दोस्त हैं, मैं गुजारिश करूंगा कोई भी जो अगर इसको गा पाए तो बड़ा अच्छा है। और हमारे जो बड़ी धरती माँ अनुकंपा है, होगी ये उनकी तो अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो। जरूर जरूर जरूर। जी सो जी। थैंक यू सो मच अगेन फ्रॉम म्यूजिक वरांडास टीम। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रेरणा जी कि हमारा जो आगे का कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाएं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका याज्ञवल्क्य जी, हमने बहुत सारी बातें करी और दोबारा हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। और जी, इंतजार गुजारिश रहेगा करूंगा कि थोड़ा आपका। सा आप समय अपना यहाँ पर आप बने रहिए और हमारा प्रोग्राम भी इंजॉय कीजिए। थैंक यू। जी। सो ओवर टू यू प्रेरणा जी, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी सर आपका। जैसा कि आपका नाम सर याज्ञवल्क्य, ये हमें संस्कृति और संस्कृत दोनों की याद दिला देता है। बहुत ही खूबसूरत नाम आज के समय में सुनने को नहीं मिलता। और मैं चाहूँगी कि हमारे बीच में कुछ लोग अभी ऐसे हैं जिनकी आने वाली पीढ़ी आने वाली है। तो मतलब दिल से मैं चाहती हूँ कि आपका ये नाम कोई ना कोई ज़रूर अपने बच्चे का रखे, तो हम अपनी संस्कृति से फिर से जुड़ते हुए नज़र आएँगे। और जो भी आपने आध्यात्म से जुड़ा हुआ और जो भी आपने ज्ञान साधना से जुड़ा हुआ, जो भी आपने संस्कृति से जुड़ा हुआ हमें ज्ञान दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे वरांडा में आए और एक बहुत ही प्यारी-सी चमक आपने हमें दी है। और आपको सुनते वक़्त मुझे मेरे पुराने दिन याद आए जब मैं अनमैरिड थी और लगभग-लगभग 20 साल पुरानी एक विपश्यना, आपने नाम सुना होगा। विपश्यना की जाती है, ये भी पहाड़ों में रहकर या गुफाओं में रहकर की जाती है। मैंने भी की है 11 दिन की साधना, जिसमें रोम-रोम हमारा हमें महसूस करने के लिए बताया जाता है, ओमकार का उच्चारण किया जाता है। और मैं अपने उन पुराने दिनों में खो गई जब 11 दिन के लिए हम अपने परिवार से अलग थे, ना फ़ोन कॉल्स, ना उनसे बातचीत, ना माँ-बाप का स्पर्श, और खाने-पीने को भी कुछ ऐसा नहीं कि कुछ अच्छा मिले, बिल्कुल केवल साधना और आध्यात्म रूप में। तो धन्यवाद उसके लिए कि हमें अपने जीवन में साधना करनी चाहिए और अपने चेतन और अचेतन मन को किस प्रकार से हमें बांध कर रखना चाहिए और संजो करके अपने मन को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, वो ज्ञान आपने दिया। और ये ज्ञान इतना थोड़ा-सा था याज्ञवल्क्य जी,
कि मैं चाहूंगी कि हमारे म्यूजिक वरांदा के जो मेंटोर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दोबारा से आमंत्रित करें और आप अपनी श्रीमुख वाणी से बहुत कुछ और बताइए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल से धन्यवाद आपके लिए और मेरे सभी अभी फ्रेंड्स का मैं फिर से स्वागत करना चाहूंगी और वरांदा पे हमारे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का वेलकम अगेन। संगीत एक ऐसा भाव है, जिसे यदि दिल से महसूस किया जाए, तो अंतरंग प्रफुल्लित हो जाता है और ये संगीत ऐसी शक्ति है, जो हमें बाँध कर रखती है और हमें बंधनों से मुक्त भी कर देती है। जिसका उदाहरण यदि हम रो रहे हैं, दुखी हैं और हमें संगीत यदि सुनने को मिले तो हमारा दुःख पल भर में गायब हो जाता है। तो ये भाव उसी से ही प्रकट होते हैं। हमारी चेतना को जागृत करने के लिए, हमारी कॉन्शियस माइंड को पुट ऑन करने के लिए हम ओम का उच्चारण करते हैं और ये ओम का उच्चारण जब दीर्घ और विलंबित स्वर में किया जाता है, तो यह उच्चारण हमें हमारी चेतना से, हमारी प्रकृति से और संग से, तीनों से हमें मिलवाता है, उसका मिलन करवाता है। तो आइए दोस्तों, हमारे बीच में कुछ बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से लोग मौजूद हैं, जो हमें इस चीज़ के बारे में, इस संगीत के बारे में, प्रकृति के बारे में और वैदिक मंत्रों के बारे में बताएँगे कि किस तरीके से ये संगीत के साथ जुड़ा हुआ है और कैसे इसकी शुरुआत हुई है और कहाँ तक हमें इसको ले जाना चाहिए। तो चलते हैं दोस्तों। So now we have some talent and excitement and experience holder personality between us, and in which first of all I would like to invite a beautiful lady, that is Dr. Mahashweta M. Das. She is a doctorate in Indian classical music and she is an ultimate vocalist, mentor of Vedas, music and meditation. तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी महाश्वेता जी को, वो हमारे बीच मौजूद हैं। तो महाश्वेता जी, आप तैयार हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही जी है। बिल्कुल। Yes. जी बिल्कुल। पहले तो तो मैं याज्ञवल्क्य जी को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी। Sir, the kind of things that you said, I would just like to add on a little bit to it, especially the thing that you said about अनाहत नाद। संगीत की जब उत्पत्ति हुई during the early man times, when music came into existence, there were basically two kind of sounds. ध्वनि की जब उत्पत्ति हुई, आहत नाद और अनाहत नाद। अनाहत नाद के बारे में तो आप भूल ही चुके हैं। It is very much similar to the ultraviolet rays, जो दिखाई नहीं देती आंखों में। अल्ट्रासोनिक साउंड भी उसको शायद अंग्रेजी में अगर उसका तर्जुमा किया जाए तो उसको शायद अल्ट्रासोनिक साउंड की तरह भी कुछ कहा जा सकता है। और आहत नाद जो है वो है जो ध्वनि आपको सुनाई देती है। Now our early men were so intelligent, you know, when music came into existence, जब आप कह रहे थे कि आहत नाद पहले आया, उसके बाद संगीत की अभिव्यक्ति आई। अब बीच में ना एक चीज आप एक मिसिंग लिंक है जो मैं आपको ऐड करना चाहूंगी उसमें, वो ये है कि ना संगीत से पहले क्या आए, स्वर आए, और वो भी तो सर नेचर से ही आया था। क्योंकि ना ये जो आहत नाद है जो सुनाई देता है, ये जो सारे गामा पाधानी, ये जो 7 स्वर है, ये इट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द क्राइज एंड कॉल्स ऑफ एनिमल्स एंड नेचर। जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो नोट है सा, वो आहत नाद और अनाहत नाद के बीच में है, जिसको हम षडज भी कहते हैं ना। षडज के पीछे इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है that in the Mansarovar lake, when a lotus flower blooms, after the first ray of the sun falls into it, it creates a sound frequency. When the flower blooms, they say that a sound frequency is being formed. हम लोग इतने अभिज्ञ नहीं है कि उसको सुन सके, बट ऋषि मुनि गण जो है वो उनको सुन सकते थे। तो उस नोट से, उस फ्रीक्वेंसी से इंस्पायर्ड होके ये जो पहला स्वर है सा, वो बना। देन कम्स रे, ऋषभ, जो हमारा नोट है, इट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बुल। एक अ रेजिंग बुल, उसकी जो आवाज है, जब वो चिंघाड़ता है, उसकी आवाज की फ्रीक्वेंसी से रे आया। गंधार जो आया, वो आया मेढक की आवाज से, जिसको दूर दूर कहते हैं।
आप जब बारिश होती है, you must have had heard that, you know, the chorus of the frogs, उसकी frequency और गंधार की frequency is absolutely same. Then comes the madhyam, the you know, the fourth note. Madhyam is being inspired by goat. मैं उसकी आवाज भी करके दिखा सकती हूँ, but then, you know, something, the way the goat, you know, cries out, ma, you know, that is the same frequency of the fourth note, madhyam. Then comes the pancham, the fifth note, pa. Pa has been inspired by the cry of the cuckoo. कोयल की जो आवाज है वो पंचम में उसकी फ्रीक्वेंसी है. ध जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, that is being inspired by the neighing of a horse. Okay, जब घोड़ा बहुत जोर से उसकी जब जीन खींची जाती है, the saddle is being pulled, the way the horse neighs, उसके frequency से ध is matching. And ni is, can anybody guess? Ni is also from a very interesting animal, a very powerful animal. Ni is being inspired by the trumpet of an elephant. So हमारे संगीत के अंदर ही सारे जानवरों की आवाजें हैं और पूरी प्रकृति ही है. तो Wow. it's a journey from amazing. आहात नाद, जो सुनाई नहीं देता, जो सुनाई देता to अनाहत नाद, or the other way round, to अनाहत नाद to आहात नाद. That's it. बहुत ही खूबसूरत बोला आपने, बहुत बहुत. Thank you so much. And आध्यात्म के साथ मैं एक चीज आपको रिलेट करना चाहूंगी. प्रेरणा जी ने शुरुआत में कहा कि हम लोग अपना सारा जितना भी शुभ काम होता है वो हम ओम से शुरू करते हैं. नाउ म्यूजिक जो है, इट इज अगेन, इट्स अ गेम ऑफ द ब्रेथ. श्वास का पूरा खेल है. दे टीच यू हाउ टू ब्रीथ प्रॉपरली. अच्छे से सांस भर भर के हम लेते हैं ताकि उसको आगे हम उसको एग्जीक्यूट कर सके. सो क्या होता है कि ना, हमारे शरीर में 7 चक्र है. The root chakra, then comes the sacral chakra, then the solar plexus, then the heart chakra, then the throat chakra, then the agya chakra, and the sahasrara. Okay. Now the thing is, हम लोग इसलिए as a teacher, मैं हमेशा से देखती हूँ कि ना, जो भी बच्चा अगर ऐसा कभी हुआ है कि बच्चे को किसी चीज में रुचि नहीं है, उसको हम म्यूजिक में डाल देते हैं, तो उसमें उसको the child finds an identity, the child finds a liking for his or her own self in music. और जब वो अपने आप से दोस्ती हो जाती है ना, so he or she starts taking interest in every other thing. So I would say वो जो श्वास का गेम है, जो हम उसको बच्चे को पहली बार ओम गाना सिखाते हैं, when we take our class, हम लोग कहते हैं कि ना, start taking breath from the root chakra, that pull your rectum, take it up to the solar, to the sacral chakra, to the nadhi, then to the solar plexus, then to the heart, then to the throat. वो आके यहाँ पे hit करता है, and then you take it out. So क्या होता है कि ना, हमारे शास्त्रों में ये भी कहा है, अगर आप बिल्कुल सच्ची श्रद्धा के साथ गाते हो, अगर आपका थ्रोट चक्र एक्टिव है, your agya chakra will never fool you. It will always tell you what to do and what not to do, and you will always stay an aware and an intelligent person. So the creativity, your intelligence, your willpower, everything can be very well looked after by just properly singing. We have got such an interesting tool in our hand. Very beautiful, well said, so well said. मैं कहूंगी, मैं शायद आध्यात्म के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती, मैं बहुत कुछ पूजा पाठ नहीं करती हूँ, पर मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है कि मैं अच्छी तरह से रियाज करके जब घर से मैं निकलती हूँ, मेरे I would say my GPS becomes very strong. मुझे पता चल जाता है कि मुझे कौन सा रूट लेना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या करना है. Everything gets so streamlined. So I feel that it is actually my intuition which is working, which becomes very, very active. तो इसका So मतलब आप कह सकते हैं कि
म्यूजिक से ही प्रार्थना भी हो जाती है और लंग की एक्सरसाइज भी हो जाती है, वाइब्रेशन भी हाई हो जाता है एंड यू एंड अप बिकम अ वेरी हैप्पी पर्सन। यू मीन टू से मैम कि यदि हम म्यूजिक की साधना करते हैं, संगीत की साधना करते हैं, तो Yes, उससे Prerna. हमें इनिशियली और फिजिकली दोनों तरीके से हमें पावर मिलती है। Am I right? Absolutely, completely, bang on. आप बिल्कुल सही समझी है। जी, थैंक यू मैम। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ, हम सभी जानना चाहेंगे, सॉरी फॉर दिस, जी जी कि जी सामवेद yes. में एक मंत्र है मैम, हाँ सामवेद में जी हाँ हमारे जी हाँ जो जी वेद हैं चारों, उनमें एक सामवेद हाँ मंत्र जी है, वो सॉरी हाँ जी सामवेद है, तो उसमें हाँ एक मंत्र बताया गया है संगच्छध्वम, जी संवध्वम। एब्सोल्युटली तो यस यस हाँ, यस तो प्लीज़ क्या हाँ उसके हाँ बारे में थोड़ा-सा आप हमें हाँ बताएँगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जी, जो मंत्र है ना, इट इज एक्चुअली स्पीक्स अबाउट द टीम वर्क। अब देखिए, हम प्रकृति, हम सब लोग, जितने भी हम लोग रह रहे हैं इस संसार में, यू नो, मैं ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात नहीं कर रही हूँ। वो बाउंड्रीज तो हम लोगों ने क्रिएट किया है। वी हैव, यू नो, क्रिएटेड द द boundaries everywhere. As a whole, we are one and we stay in an interconnected world. तभी कहते हैं ना कि टीम वर्क में जो काम होता है, if we are in sync with the nature and if the nature is in sync with us, because we are nature and nature is us, तो उस टीम वर्क में सारे काम बिल्कुल अलाइनमेंट में ही होते हैं। तो द श्लोक गोज लाइक दिस। वो इस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा सुनाती हूँ। बहुत सुंदर श्लोक है। संगच्छध्वं संवदध्वं संगमनांसि संगच्छध्वं संवदध्वं संगमनांसि समानो मन्त्रः समिति समानीव समानो मन्त्रः समिति समानीव समानमस्तु मनो यथा सुसहासति संगच्छध्वं संवदध्वं संगमनांसि I hope this was It's audible lovely. enough. It's lovely. या डेफिनेटली इट वाज सो हम लोग नाइस। click हो गए थे hope it उसके was अंदर। audible enough. मैं एक और बात भी क्या कहना मैं बीच में चाहूंगी। एक मिनट ले Yes. सकता हूँ डॉक्टर श्वेता जी? जी, अभी मैंने निवेदन किया था कि जिस समय संगीत उतरता है, नाद जब उतरता है, तो उसे लेने वाला ऋषि होता है, और उसके बाद जब वो अभिव्यक्ति करता है तो वह कवि होता है। तो एक क्षण ऐसा आता है जब ऋषि और कवि दोनों एक ही जगह पर स्थित हो जाते हैं। अभी आपने बताया कि जिस समय आप रियाज करके बाहर निकलती हैं, आपको पता होता है कि आप कहाँ जाएंगी और किस रास्ते से आपको जाना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। तो मेरा निवेदन ये है कि जिस समय आप रियाज कर रही होती हैं और वो संगीत आपके ऊपर उतरता है, आपके भीतर ऋषित्व घटता है, वही आपकी आध्यात्मिक चेतना को इतना ऊपर ले जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिकॉज ये चीज मैंने सच में फील किया है। कई बार मुझे खुद नहीं लगता है कि मैं गा रही हूँ। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है मेरे अंदर से कुछ और आके गा रहा है, कोई एंजल्स आके मेरे अंदर से गा के चले भी जाते हैं और मुझे पता भी नहीं होता है। कई बार ऐसा भी हुआ है प्रोग्राम्स में, मैं इतनी डरी हुई पर मैं गा के चली गई और बहुत अच्छा भी हो गया। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल। क्या होता है कि ना, ये जो
सहस्रान चक्र है, ये अगर खुला है हमेशा, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डाउनलोड द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स। वो बहुत आराम से आ जाता है। बस मैं इतना सा ही बोलूंगी मोटी भाषा आज में। समय के कारण वो चर्चा नहीं हो पाई, संभवतः कभी फिर दोबारा उसके लिए अवसर मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि जिस तरह से आप लगातार फोटोस्टेट कराते हैं, ओरिजिनल आपके पास टेक्स्ट होता है, उसकी फोटोस्टेट कराते हैं, फिर फोटोस्टेट कराते हैं, तो हर बार फोटोस्टेट कराने से उसमें अशुद्धियां या उसमें एक क्वालिटी डिक्रीज होता चला जाता है। जब आप संगीत को पहली बार प्राप्त करते हैं तो वह आध्यात्मिक होता है। उसके बाद धीरे धीरे उसमें त्रुटियां आनी शुरू होती हैं, विद्रूपताएं आ जाती हैं। ऐसे ही संगीत को देखकर आपने देखा होगा, इस्लाम में जब मूल रूप था तो संगीत को वर्जित कर दिया गया था। उसका यही कारण था कि वहां जो संगीत दिया गया था, आज भी हम ऐसा संगीत सुनते हैं, अपने फेसबुक पर सुनते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुनते हैं, जो सुनने के बाद आप में वितृष्णा अधिक बढ़ती है, तुष्टि नहीं होती। कुछ संगीत ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आपके अंदर एक तृप्ति का भाव आता है। तो तृप्ति का भाव वो आता है जिसको आपने वहां से डिसेंड किया, जिसको आपने कॉपी दर कॉपी बनाते चले गए हैं। तो जो संगीत वहां से उतरता है और जब संगीत आगे अभिव्यक्त होता है, इसमें दो चीजें मिल जाती हैं। एक तो उस कवि का या ऋषि का चित्त मिल जाता है, एक उसका उद्देश्य मिल जाता है। तो यदि दोनों सात्विक हैं, ये जो यदि दोनों सात्विक हैं, तो आगे वैसा ही वो एक सात्विक प्रभाव पैदा करते हैं। और यदि उसमें कहीं दूषण आ गया तो वो आगे उसी तरह से दूषित होता चला जाता है। तो इसमें जो बीच का रिसीव करने वाला आदमी है, वह मैं। बुल्ले शाह जिस समय वहां से चीजें प्राप्त कर रहे थे, वो ऋषि भी थे, और जिस समय आगे दे रहे थे वो कवि भी। तो एक ही समय में वो दोनों थे। उसी तरह से जब मैंने आपके बारे में आपने बताया कि ऐसा हुआ, तो मुझे लगा कि जब आप वहां से प्राप्त कर रही थी, आप ऋषि थी, उसी आध्यात्मिक चेतना ने आपको भरा। फिर जब आपने उसको वहां जाके सभागार में सुनाया, लोगों के सामने, ऑडियंस के सामने रखा, तब आप कवि थी। तो जैसा आपका चित्त होगा, उसी चित्त के हिसाब से फिर आगे अभिव्यक्त हुआ होगा। तो जब हम एक कवि और एक ऋषि के बीच में देखते हैं, तो असलियत में उसका चित्त बहुत मैटर करता है कि वो किस तरह के चित्त से उसको आगे कहा गया है। यही संगीत की, जब हम इससे उल्टा चलेंगे और इसी रास्ते से ऊपर जाना चाहेंगे, तो हम अध्यात्म तक चले जाएंगे। तो इसमें बीच में जो चित्त आता है, इसी चित्त को साफ करने की, परिमल करने की, यही हमारी आध्यात्मिक साधनाएं हैं। कभी फिर आगे अगले अवसर पर बात करेंगे, लेकिन आपकी बातें सुन के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मुझे ये कहना अच्छा लगा। धन्यवाद। आप आगे। याज्ञवल्क्य जी, एक तो मुझे आपका नाम इतना अच्छा लगा, इतना पसंद आया। माने आप साक्षात भी बिल्कुल वैसे ही हैं, ऋषि याज्ञवल्क्य जी। थिंग इज, आपने जो बात कही ना, इसके बाद कुछ और हो नहीं सकता। मैं एक्चुअली इसके बाद और कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। बट हाँ, डेफिनेटली आपकी ये बात 100% सच है कि जब हम ज्ञान को रिसीव करते हैं, हम ऋषि तुल्य होते हैं, ठीक है। फिर बाद में जाते जाते कवि से हम और भी निकृष्ट प्राणी भी हो सकते हैं। बट अगेन वहां पे क्या होता है कि जो विद्यार्थी है, उसको भी आना चाहिए कहीं पे चेक करना अपने आप को। म्यूजिक से अगर आप जहां पर भी आप फील करेंगे कि आपकी इनसिक्योरिटी दूर हो रही है, तब तक आप सही है। जब आप उस म्यूजिक को लेके इनसिक्योर हो गए कि आपसे बेहतर तो कोई नहीं गा रहा है, तो आप समझिए आपके म्यूजिक में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। आपकी म्यूजिक उतनी विशुद्ध नहीं रही, उसमें अशुद्धियां आने शुरू हो गई है। तभी मैं कह रही हूँ ना कि जो रूट चक्र है हमारा, जो बिल्कुल बेस ऑफ द स्पाइन हम जिसको कहते हैं, दैट इज ऑल्सो द सर्वाइवल। हम लोग वहां से ब्रीथ करते हैं, तो उस ब्रेथ को हम ऊपर तक लेके आते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एक्सरसाइज, जिसको हम संगीत के भाषा में कहते हैं खंड मेरु का तान। जयेश सर मेरे टीचर वहां पे बैठे हैं, ही इज अ वेरी सीनियर कोलीग ऑफ माइन, and we used to be working together in GPS Panipat city in a boarding school. He will be completely agreeing with me. ये जो खंड मेरु के तान हुआ करते थे, आपने जरूर सुना होगा कि नाभि से तान लिया जाता है। एक तान होता है जो स्पाइन से भी लिया जाता है,
उसी को कहते हैं कि ना you just pull the rectum and you take the breath and then you chant the om and take the om up there to the third eye and then release it. उससे इतना बॉडी का पेन इतना रिलीज हो जाता है, इट इज अमेजिंग। और अगर आप वो एक्सरसाइज अगर कोई गायक रोज करे, मुझे नहीं लगता वो उसमें ना कभी धन की कमी होगी, ना कभी उसकी अंदर इनसिक्योरिटी आएगी, ना कभी बुद्धि की और ना कभी इंट्यूशन की। इन सब चीजों की कभी कमी नहीं आएगी। वाओ It is- मैम, बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच कि आप हमारे बीच में हैं। और याज्ञवल्क्य जी, आपने भी बहुत अच्छी बात हमारे बीच में रखी है और बिल्कुल हम जल्द ही कोशिश करेंगे कि आप और सभी दोबारा से इन सब बातों पे हमें और भी ज्ञान दें। थैंक यू सो मच। और मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहूँगी। हमारे बीच में 16 साल के एक प्यारे से युवक मौजूद हैं, जिनका नाम है दिवाकर। तो वो हमारे बीच में एक एज़ अ सेलिब्रिटी हैं, बहुत सारे रियलिटी शोज़, स्टेज शोज़ उन्होंने किए हैं, सारेगामा के वो 6th रनर अप रहे हैं। और चूँकि जैसा कि अभी डॉक्टर महाश्वेता जी ने बताया कि जयेश चंद्रा जी गुरुदेव जो हमारे बीच में मौजूद हैं, तो उनके वो बहुत प्यारे शिष्य हैं, आज भी वो उनसे सीख रहे हैं। और चलते हैं ज़रा उनके पास। तो आप सुन रहे हैं दिवाकर जी मुझे? जी, जी प्रेरणा जी, क्या मेरी आवाज़ हाँ क्लियर जी, आ रही है सभी स्वागत को? है। हाँ, बिल्कुल आ रही है, स्वागत है आपका। तो हम सभी जानना चाहेंगे कि ये जो संगीत है, जो हमें वेदों से मिला और इसके बीच में संगीत के साथ में एक शास्त्रीय संगीत जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत हमें राग सुनने को मिलते हैं, जो संगीत की पहली सीढ़ी कही गई है, जिसे हम राग कहते हैं। तो आपने चूँकि गुरु से ज्ञान लिया हुआ है, जयेश गुरु जी हमारे बीच में हैं, महाश्वेता मैम हमारे बीच में हैं और बहुत और भी गुरु होंगे आपके, जिन्हों से आपने छोटी-छोटी, प्यारी-प्यारी, अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी बातें सीखी होंगी। तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ जस्ट डिफाइन टू अस कि व्हाट इज़ द राग? जस्ट एक्सप्लेन इट। Whatever you अ have knowledge in your mind, just please explain. Over to you. देखिए सबसे पहले तो मेरे गुरुजी, मेरे भगवान को प्रणाम। आशीर्वाद की कामना है और हमारे अतिथि आज के श्री याज्ञवल्क्य जी और उनके चरणों में सादर प्रणाम है, क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं और बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। तो उनके चरण स्पर्श मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और जहाँ तक रही मेरी नॉलेज की बात, तो अब कहने के लिए कुछ बाकी नहीं रह गया, क्योंकि इतने बड़े-बड़े महान अनुभव मेरे गुरुजी श्री याज्ञवल्क्य जी, महाश्वेता मैम, सभी लोगों ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कह दी। लेकिन हाँ, जहाँ तक आती है बात शास्त्रीय संगीत की, तो मैं जितना जानता हूँ अपने ज्ञान का थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। अ, मेरे ख्याल से प्रकृति संगीत है, हम जो हवा महसूस करते हैं वो संगीत है। हम कहीं बाहर जाते हैं, कोई बोल रहा है, तो वो भी एक प्रकार का संगीत है। और जहाँ तक बात आती है राग की, तो पहले स्वरों का निर्माण हुआ, स्वर से सप्तक बने, सप्तक से थाट और थाट से अनेक रागों की उत्पत्ति हुई। और क्योंकि थाटों को गाया-बजाया नहीं जा सकता, इसीलिए रागों की उत्पत्ति की गई, ताकि उन थाटों को राग में गाया जा सके। अगर मेरी बात सही है तो गुरुजी एग्री करेंगे मुझसे। और बात आई शास्त्रीय संगीत की, तो राग से ही हम जितने आज के संगीत सुनते हैं, जितने गाने सुनते हैं, वो किसी न किसी एक राग पर आधारित होते हैं, राग पर बेस्ड होते हैं। तो कहीं न कहीं एक नींव है शास्त्रीय संगीत, हर एक संगीत का। तो शास्त्रीय संगीत जो है वो सबसे सर्वोपरि है। मैं कहूँगा सबसे प्रथम है, कड़ी है एक संगीत की, जिससे बाकी सारे संगीत उत्पन्न होते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटे से शब्दों में आपने बहुत ही प्यारी सी व्याख्या की, धन्यवाद आपके लिए। और बताना चाहूँगी कि आज हमारे बीच में दिवाकर जी मौजूद हैं, तो आज इनका एक लाइव शो भी है अभी कुछ देर बाद में, तो एन्जॉय कीजिएगा, जाइएगा मत हमें छोड़कर यहाँ से। म्यूज़िक वरांडा पे आप सभी का स्वागत फिर से। आइए चलते हैं, हमारे बीच में हमारे गुरुदेव मौजूद हैं, जयेश चंद्रा जी। उनके बारे में जितना कहूँ उतना कम है, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं, जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाते हैं, वही हमारे गुरु होते हैं। और गुरु का कोई नाम नहीं होता, गुरु की कोई पहचान नहीं होती और
एक शब्द भी छोटा पड़ जाता है और एक पूर्ण व्याख्या भी छोटी पड़ जाती है। गुरु ऐसे होते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। जयेश चंद्र जी हमारे बीच मौजूद हैं, जो नेपाल से बिलॉन्ग करते हैं और इंडस्ट्री में बहुत बड़े-बड़े, बहुत ही उम्दा कलाकारों के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है और छोटे-छोटे, बड़े-बड़े सभी प्रकार के बच्चों को वो एक रियलिटी शो में जाने लायक एक न बनाते हैं। एक पारस मणि बना करके, निखार करके उन्हें स्टेज पर खड़ा करते हैं और हमारे भारत का नाम रोशन करवाते हैं। प्लीज़ जयेश चंद्र जी, गुरुदेव, आपको नमन करती हूँ और ओवर टू यू। प्लीज़ हमें बताएँ कि शास्त्रीय संगीत क्या है? आजकल ये जो म्यूज़िक चल रहा है सर, धूम धड़ाके वाला, लता जी भी शायद सुनना नहीं चाहती होंगी। मैंने एक इंटरव्यू में उनका देखा था। वो ये कहती हैं कि मन ही नहीं करता अब संगीत को सुनने का, क्योंकि महसूस नहीं होता। भाव नहीं है उसमें, इसीलिए जो पुराना हमारा संगीत है, शास्त्रीय संगीत जिसे कहा गया, तो गुरुदेव मैं ये जानना चाहूँगी, सभी जानना चाहते हैं कि संगीत को शास्त्रीय संगीत क्यों कहा जाता है? या शास्त्रीय संगीत हमारे जीवन में क्या मायने रखता है? और क्या हमें आज की पीढ़ी को शास्त्रीय संगीत के बारे में जानकारी देनी चाहिए? या आज जो उथल-पुथल हो रही है हमारे इस संगीत के समागम में, इस माहौल में, तो क्या हमें ये क्लासिकल नॉलेज लेनी चाहिए? प्लीज़ आप थोड़ा-सा हमारा ज्ञान बढ़ाएँ। ओवर टू यू सर। अनम्यूट कीजिए सर आप अपने आप को गुरुदेव। जी। Sir, your voice is not coming. Please, just try again. हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं जयेश सर। Please go ahead, sir. आई थिंक कुछ टेक्निकल इश्यू है जयेश सर के यहाँ पे। विदाउट हैंड्स फ्री एक बार ट्राई कीजिए जयेश सर। एक काम करते हैं प्रेरणा जी, कोशिश करते हैं थोड़ी देर के बाद दोबारा जयेश सर से मिले, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। या डेफिनेटली सर, प्लीज। हाँ जी। तो मैं आपके लिए फिर से आपका स्थान देना चाहूंगी। इट्स ओवर टू यू गौरव जी, जीजे सर। गौरव हाँ। जी आप मुझे सुन सकते हैं क्या? यस आई कैन हियर यू ऑफ कोर्स। अच्छा, आज मॉर्निंग में जब हम लोगों की मीटिंग हुई, जयेश सर हैड शेयर्ड व्हाट ही एग्जैक्टली वांटेड टू स्पीक रिगार्डिंग म्यूजिक एंड नेचर, द कोरिलेशन बिटवीन द टू। सो वो कहना चाहते थे कि संगीत का प्रकृति के साथ एक बहुत गहरा ताल्लुक है, सो मच सो दैट देयर इज अ टाइम थियरी ऑफ राग in Indian and Carnatic classical music, in Hindustani and in Carnatic classical yes music. Now, there is a specific time for morning ragas, there's a specific time for evening ragas, the day Right. ragas and the dusk ragas. Okay, एक specific combination होता है जो अच्छा लगता है during the time of monsoon. Monsoon के time पे एक specific combination of note is being used which sounds very good during Right. that point in time. For example, अगर मैं आपको एक evening राग सुनाऊं तो उसके rendition से आपको पता चल जाएगा कि you know why this rag is like this. It goes like this. I'll sing a little bit of the rag Yaman and it goes like this. yeah sure मेरे साथ गा मा धा पा पा मा गा रे गा रे मा गा रे गा रे सा
जैसे ये राग यमन जो है, इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से है कि इसको आप रात्रि के प्रथम प्रहर में ही गा सकते हैं, दैट इज ड्यूरिंग द संध्या काल। इसको अगर आप सुबह गाएंगे इसका वो इफेक्ट नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, बिकॉज इसमें एक स्पेसिफिक वे में स्वरों को लगाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप देखेंगे, देयर इज अ मॉर्निंग राग जिसको हम लोग, इट्स अ वेरी बेसिक राग, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल राग, भैरव। भैरव एक राग भी है, एक थाट भी है। उसके आप अगर उसके चलन को आप देखेंगे तो आपको खुद सुनने में ही लगेगा कि ये मॉर्निंग के अलावा कोई और राग हो ही नहीं सकता। एंड इट गोज लाइक दिस, सा रे गा सा रे गा मा पा धा पा धा मा So nature is there in the rag and rag is there inspired by the nature. So that's lovely. Wow, very nice डॉक्टर महाश्वेता। और बल्कि मैं अपने एक और मित्र से बात कर रहा था अभी कुछ समय पहले, डॉक्टर सौरभ, तो उन्होंने बताया था कि कुछ पर्टिकुलर राग जब आप सुनते हैं ना तो आपस का जो आप एनवायरनमेंट है उस पर बहुत फर्क पड़ता है, मतलब हीलिंग सॉर्ट ऑफ वो करता है। और जयेश सर हमारे साथ में आ गए हैं दोबारा से। जयेश सर, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी जी, आ रही है, खूब अच्छे से। वेलकम। मैं प्रेरणा जी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और जो क्या महत्व है और संगीत आज कैसे सीखना चाहिए, जो सिचुएशन अभी चल रही है और पहले क्या था, अभी क्या है, अब आगे क्या होने वाला है संगीत का, मैं उस भी आऊंगा। और मेरा बोलना आज थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ म्यूजिक वेरांडा प्लेटफॉर्म के माध्यम से। कुछ संगीत की जानकारियां मैं आपको उनको उपदेश समझिए, जो भी समझिए कुछ शेयर करना चाहूँ। जब आप सिर्फ उस मैटर पे भी आऊंगा जो अभी आपने कहा है। संगीत का मतलब होता है गीत का संग, ठीक है। और दूसरे भाषा में संगीत की परिभाषा होता है, किताब में लिखा है कि गायन, वादन तथा नृत्य, इन तीनों कलाओं की समावेश को संगीत कहते हैं। नहीं, ये पूर्ण नहीं है। हमारे गुरुजी कहते थे हम संगीत कला किससे हम प्रदर्शित करते, अपनी सूक्ष्म भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं संगीत के माध्यम से। तो अपनी सूक्ष्म भावनाओं को प्रदर्शित करने को संगीत कहते हैं। पहली बात तो ये। तो संगीत का संग, आवाज आ रही है मेरी सर? तो हेलो, आवाज आ रही है सर? प्लीज कैरी ऑन, बिल्कुल क्लियर आ रही है। हाँ जी। संगीत यानी गीत का संग, जो रोजाना 20 मिनट 30 मिनट संगीत के संग बिताने से हमारा अकेलापन और तनाव की दूर होता है। विलियम जेम्स, अमेरिकी दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक का कहना था कि मैं इसलिए नहीं गाता क्योंकि मैं खुश हूं, बल्कि मैं गाता हूं इसलिए खुश हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सही है। संगीत का असर हमारे तन और मन पर पड़ता है, इसलिए जब भी समय मिले तो संगीत जरूर सुने। संगीत सुनने से हम बच्चे की तरह शांत और खुश और निश्चित महसूस करते हैं। म्यूजिक न्यूरोसाइंस पर रिसर्च साइकोलॉजिस्ट डेनियल के अनुसार इससे रोग प्रतिरोध क्षमता पर पॉजिटिव असर पड़ता है। तनाव वाले हार्मोन कम होते हैं। पृथ्वी पर संगीत को हर संस्कृति में पूजा जाता है, ये आप ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि संगीत से ही हर संस्कृति का पहचान होता है। अब किस फायदा क्या है संगीत से, मैं ये भी बताता हूं आपको। संगीत सुनने से जो अभी कोरोना चल रहा है, अभी मैं बहुत ज्यादा फायदे की बता रहा हूं। कहते हैं ना आप इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, तो मैं आपको बताता हूं कि संगीत सुनने से इम्यून सिस्टम मजबूत होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोटेड दिस पॉइंट। वाओ, फैंटास्टिक। कितनी शक्ति है, आप फॉर एग्जाम्पल देता हूं, थोड़ा सा मैं इतिहास में जाऊंगा। ऐसे आप संगीत का हिस्ट्री पहुंचेंगे तो 3 युग है, मेडिवल टाइम, मॉडर्न टाइम और जो था प्राचीन काल। तो तीनों काल के युग में संगीत का अलग अलग डेवलपमेंट था, अलग अलग था। मॉडर्न म्यूजिक अलग है, आप डीपली स्टडी करना पड़ेगा। मैं बोलूंगा तो अभी 24 घंटे लग जाएंगे मुझे बोलने में, काफी लंबा थ्योरी है इसका। तो मैं फायदा बताता हूं मैं आपको संक्षेप में कि संगीत सुनने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। क्योंकि पहले जमाने में जब रियाज करते थे, क्या तानसेन जी उस समय में, तो जब रियाज करते थे तो दीवारों की प्लास्टर झड़ जाया करता था, दीपक कच्चे जल जाते, जो दीपक राग आप सुनते हैं, ये सच है। इसलिए संगीत में बहुत पावर है, बहुत एनर्जी है। संगीत सुनने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और कॉर्टिसोल के स्तर को कम करके यह तनावग्रस्त मांसपेशियों के आराम को बढ़ावा देता है, जिससे आप
आशावादी और सकारात्मक महसूस करते हैं। कई अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि म्यूजिक सुनने से दिमाग रिलैक्स मूड में चला जाता है, जिससे मसल्स को आराम मिलता है। ध्यान दे ये चीज का। टोक्यो में एक रिसर्च हुआ था, उसके मुताबिक इंसान संगीत का सहारा ले तो चिंता, डिप्रेशन, टेंशन के लेवल को कम कर सकता है। हालांकि कई बीमारियां हैं जो उसमें मैंने स्टडी किया था बुक्स में, कई सारी बीमारियां थे, साइकोलॉजिकल तो स्पेशली कई सारी बीमारियां हैं जिससे म्यूजिक से काफी, एक आदमी को इंजेक्शन दिया गया था और उसको इंजेक्शन के बाद जैसे जो म्यूजिक उसको सुनाया गया तो उससे दर्द कम हो गया था। तो टोक्यो में रिसर्च हुआ था, तो डिप्रेशन, टेंशन लेवल को कम कर सकता है, जिसमें क्लासिकल म्यूजिक इससे ज्यादा फायदेमंद है। क्लासिकल म्यूजिक इसमें सबसे ज्यादा फायदेमंद है। रेगुलर म्यूजिक सुनने से ब्रेन फंक्शन बेहतर होती है, इससे क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। दर्द चाहे तन का हो या मन का, संगीत दोनों में ही छाप छोड़ता है। दिमाग का जो पार्ट संगीत प्रोसेस करता है, दिमाग का जो पार्ट संगीत प्रोसेस करता है, ठीक उसके पास वाला पार्ट ही याददाश्त से जुड़ा होता है। इसलिए मेमोरी का संगीत से अटूट संबंध है, ये चीज का ध्यान रखें। पहली बात है। दूसरी बात, प्रेरणा जी का क्वेश्चन था कि संगीत का क्या महत्व है, संगीत कैसे सीखना चाहिए, संगीत का स्तर कहां चला गया आज के डेट में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि म्यूजिक बरांडा के प्लेटफॉर्म से मैं बोलना चाह रहा हूं कि संगीत का स्तर हर युग में, मतलब हमारे टाइम में काफी चेंजेज हुए हैं। लता जी के टाइम के, शमशाद बेगम के टाइम के, है ना, तो हर तरह के संगीत आया है। तो मैं आपको बता दूं, नौशाद साहब, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी उस समय जितने थे, खयाम साहब, ऐसे ऐसे राइटर्स थे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है तो जैसे लिखते थे वैसे ही कंपोजिशन हुआ, पता लगता कि वो क्या बात है। यमन राग को इतना प्रयोग किया इंडस्ट्रीज के अंदर, तो ये यमन, भैरव, भूपाली, ये जितने राग आप सुनते, अच्छे अच्छे कंपोजिशन सुनते, ये कहां से आता है? क्या आसमान से उड़ के आते हैं? नहीं, ये शास्त्र संगीत का ही देन है। शास्त्र संगीत का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? शास्त्र संगीत का मतलब होता है शास्त्र के नियमों के अनुसार जो गाए बजाए जाते हैं उसे शास्त्र संगीत कहते हैं। संगीत के दो भेद हैं, शास्त्र संगीत में भी दो पार्ट है, क्लासिकल म्यूजिक एंड लाइट क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्र संगीत और सुगम संगीत। पहले सबसे ऊपर होता है शास्त्र संगीत, उसके क्लासिफिकेशन करेंगे तो भी शास्त्र संगीत, उसमें आ जाता है राग, फिर आता राग में आ जाते हैं कुछ ढेर सारे राग, उसमें आता है स्वर, उसमें आता है श्रुति, उसमें होता है ताल, लय, जानकारी, स्पीड भी कितने प्रकार के होते हैं संगीत में, मीडियम, फास्ट, स्लो, उसके बारे में जानकारी, रियाज कैसे करें, इस राग की बात कर रहा हूं मैं, अभी शास्त्र संगीत की बात कर रहा हूं। उसमें राग में कौन सा राग कब गाना चाहिए, रियाज कैसे करने चाहिए, सुबह मॉर्निंग टाइम में कितने बजे तक, सूर्य उदय होने के बाद राग सुबह के रियाज नहीं करना चाहिए, उसका प्रभाव पड़ता है। मंद्र में कैसे रियाज करना चाहिए, मिड टाइम में 12 बजे कैसे रियाज करना चाहिए, इवनिंग में कैसे रियाज करना चाहिए, ये सारी चीजें होती है, ये शास्त्र संगीत ही सिखाता है। ठीक है, जैसे सभी भाषाओं का जन्मदाता शास्त्र संस्कृत है, वैसे ही सभी संगीत का जन्मदाता शास्त्र संगीत ही है। तो जो शास्त्र संगीत आपको ये सारी जानकारियां देती है, गायकी के बारे में बताते हैं कि कैसे सीखना है, अच्छे अच्छे कंपोजिशन, जैसे आप मान लीजिए किसी यमन में सीख लिया, कितने सारे कंपोजिशन है, सभी गाने राग पे ही कंपोजिशन होता है, लेकिन आजकल की कंपोजिशन डिफरेंट है। उस समय में नौशाद साहब दरबारी में कंपोजिशन करते, दरबारी के डीपली जाते थे, रागों को ज्यादातर प्रभाव रखते थे गाने कंपोजिशन के अंदर। आजकल क्या होता है, रागों को बेस लेते हैं, बाद में जाके मिक्स कर देते हैं, वो हो जाता है लाइट म्यूजिक। सुगम संगीत क्यों होता है कि सुगम संगीत में बाध्यता नहीं होती है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में बाध्यता होती है। अगर भोपाली में म और नी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, उसी के अंतर्गत रह के गायन की प्रस्तुति करना होता है। सुगम संगीत में क्या होता है, इसमें कोई बाध्यता नहीं होती है, आप कोई भी स्वर मिक्स कर सकते हैं, सुंदरता लगना चाहिए कान को, बस इसलिए उसको सुगम संगीत कहते हैं। जिसमें आ जाते हैं विवाह के गीत, लाइट गीत, पंजाबी गीत, जितने भी है, बॉलीवुड सॉन्ग, कई सारी चीजें होते हैं। सबसे पहली बात ये, भाषाएं भले चाहे वो क्या बोलते हैं विदेशी संगीत क्यों ना हो, है ना, कुछ भी हो, स्वर साथ ही होते ही ध्यान रखना। चाहे वो जैसे कि आप फ्रेंच लैंग्वेज में जाइए, चाहे वेस्टर्न म्यूजिक में जाइए, ये भी करते हैं, तो उसमें भी 7 स्वर ही होते हैं, सारे गमा पद निसा। ठीक है, अपना अपने अभिव्यक्ति जो अलग अलग तरीके से है, लेकिन हमारा जो संगीत है, भारतीय संगीत जिसको हम हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, वो तो हमारा सर्वोत्तर रहे हैं, वो हमारे शास्त्रीय संगीत का पार्ट है, जो उत्तर भारतीय संगीत जिसमें इतने सालों से हम लोग सुनते आ रहे हैं। और रही बात उस समय की संगीत बहुत ही अच्छा था। आजकल का संगीत जो है, जो लता जी कह रही हैं,
तो आज मैं बता दूं, लता जी बहुत अच्छा साथ संगीत सीखी हुई हैं, उनकी तालीम बहुत अच्छी है, उनकी बहुत स्ट्रगल रहा है लाइफ में, उनका हिस्ट्री आप देखिए जा करके, वो भी बहुत अच्छा, उनका यमन सुनिए आप जाकर से यूट्यूब पे, एरी आली पिया बिना उन्होंने गाई हुई है। तो अब आजकल आप सीखेंगे साथ संगीत, उसी से वेरिएशन, उसी से क्रिएटिविटी साथ संगीत से ही आते हैं। इसलिए साथ संगीत सीखना बहुत जरूरी है। आज के डेट में क्या सुनते हैं, आजकल के लोगों की मनोवृत्ति क्या है, ये भी बता देता हूँ। आजकल जैन साहब, आपको भी सिखा रहा हूं मैं, आपको बोल रहा हूँ, आपके लिए बहुत जरूरी है। हाँ जी, जरूर जरूर। तो आजकल जो संगीत का सीखने का जो सिस्टम चला हुआ है ना, यूट्यूब से गाना सीखना और 2-4 गाना सिखा दिया, ठीक है, मम्मी पापा ने को सुना दिया, तो कहते कि बहुत अच्छा संगीत हो गया। एक्चुअल में वो संगीत नहीं है, गायकी नहीं है वो। अब हम गाना गाएंगे, जैसे राग यमन लेते हैं, अब देखिए गायकी किसे कहते हैं, बिना, ये स्वर है सर, नोट ऑफ गायकी। अब गायकी का ये जो स्वर है, एक स्वर पे है, स्टैंड है, लेकिन जब उसको हम गमक, खटका, मुड़की, कर्ण, मीट से हम जुड़ेंगे, ये मीर है। तो ये चीज जो आपको कहां मिलेगी, शास्त्र संगीत में ही मिलेंगी आपको। तो इसलिए आज के डेट में सभी बच्चों को 5 साल की उम्र से संगीत सिखाना शुरू कर दे। वैसे भी आज के डेट में संगीत बहुत डेवलप हो चुका है। अब आज का, पहले जमाने में बहुत ही संगीत को लोग बड़ा हे दृष्टि से देखते थे, अब वो समय नहीं रहा। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो, लेकिन आजकल तो हर घर में संगीत है, लोग सीख रहे हैं। लेकिन सबसे बस सिखाना क्या चाहिए, तो मम्मी पापा भी कंफ्यूज हैं, बच्चे भी कंफ्यूज है। तो सबसे पहले मेरे तरफ से ये गाइडलाइन है, सभी बच्चों को पहले शास्त्रीय संगीत सीखना चाहिए, बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करना चाहिए, और धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, स्टेप बाय स्टेप अच्छे गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु भी अच्छा होना चाहिए, गुरु ऐसा है जो शिष्य को बनाते, और शिष्य ऐसे जो गुरु के ऊपर डिपेंड रहे, गुरु भक्त होना चाहिए, तभी गुरु शिष्य, तभी मजा आता है सिखाने में। अब शिष्य भी तैयार होता है तो याद करके आता है, तैयार होकर आता है, गुरु को भी सिखाने में मजा आता है। तो गुरु शिष्य भी ऐसे होना चाहिए, गुरु ट्रेडिशनल होना चाहिए आज के डेट में। पहली बात, आजकल सब प्रोफेशनल हो गया, सब आजकल कमर्शियल हो गए बाहर, तो इसलिए इसी पे भी ध्यान देना चाहिए। तो मेरा उद्देश्य है कि शास्त्रीय संगीत आज भी बहुत डेवलप हो चुका है। मैथिली ठाकुर को देखिए, बहुत अच्छा क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं, कई सारी यंग जनरेशन है जो शास्त्रीय संगीत गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा आजकल का जो संगीत में, जो बॉलीवुड में म्यूजिक आ गया है, तो अच्छा ढिंचा वाला म्यूजिक सब आ गया है। कई म्यूजिशियंस ऐसे हैं, आपको बता दूं, मैं कई गाने का मैं बोलना चाहूंगा, कई म्यूजिक ऐसे हैं जो चुरा के लाया गया है, कहाँ से उठाया ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। कोई नोट्स ले लिया, कोई राग में नहीं होता, इंस्पिरेशन बोलते हैं आज की लैंग्वेज में, चुराना नहीं, इंस्पिरेशन विद योर इसलिए तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं चोरी होती है। मिश्रा सर, आपसे एक हमको राग दरबारी में कुछ सुनना है, आप वो वाला बहुत अच्छा गाते हैं, प्लीज। मिश्रा सर, मेरे पास कीबोर्ड भी है, आप अपना स्केल बताइए। अच्छा, अब देखिए मैंने सी दिया है सर आपको, सी दो की डी दो, यहाँ से नहीं पता चला, मैं वैसे गा। आप देखिए, हेलो हेलो, हेलो, हाँ सर गाइए। हाँ, मैं दरबारी के बताऊंगा, इसी आसाबी ठाट का राग है ये। हाँ, मैं आ रहा हूँ। नी और ध कोमल सर, गादानी कोमल, ऐसा आसाबी ठाट का राग है ये। यस सर, यस सर, यस। हाँ, मा पा दा नी पा, मा पा सा दा नी पा मा रे नी सा रे गा मा रे सा। ठीक है, ये है दरबारी, जो धा पे आंदोलन होता है। घर जाने दो छार मोरी भैया, घर जाने दो छार मोरी भैया, हाँ हाँ करत तुरी पैया परत हूँ, हाँ हाँ करत तुरी पैया परत हूँ, मोहन से जग रैया, घर जाने दो छार मोरी भैया, घर जाने दो, घर जाने दो छार मोरी भैया। तो अभी दिवाकर सुनाएगा, बहुत अच्छा उसका तैयार किया हुआ है ये दरबारी मैंने, उससे वो सुनाएगा आपको। तो मेरे कहने का मतलब है कि साथ संगीत आज भी है। हाँ, हाँ, हेलो, तो साथ संगीत आज भी है
और सभी लोग पसंद करते हैं, तो थोड़ा सा संगीत का विकास करना है और गाने का स्तर भी आज काफी बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि 10 गाने कंपोज होते हैं इंडस्ट्रीज में तो 2 गाने सुनने लायक है, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं जो लोग गा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, जो अच्छे गाने हो रहे हैं। अच्छे संगीत की विकास करना है, अच्छे गायकी लेके सामने आना है, अच्छे अच्छे बच्चों को नए तरीके से नए नए सोच के साथ संगीत सिखाना है, नए नए बच्चों को न्यू टैलेंट्स को आगे बढ़ाना है। मैं यही कहूंगा म्यूजिक ब्रांडा का प्लेटफॉर्म से। थैंक यू सो मच जयेश सर। और इसी साथ मैं गुजारिश करूंगा सभी म्यूजिक ब्रांडा टीम को कि हमने जो हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर आर.एस. मलिक और ऑफ कोर्स जिनको हम याज्ञवल्क्य के नाम से जानते हैं, थैंक यू सो मच, आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर। लेकिन मैंने देखा कि समय काफी हो गया है और समय का पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि हम लोग ना सारे इसके अंदर इतने खो गए हैं और इतनी सारी चीजें हमें सुनने को मिल रही है, समझने को मिल रही है, चाहे वो डॉक्टर महाश्वेता बता रही हैं, गुरुजी बता रहे हैं और यज्ञ जी ने, तो ये एक ऐसी चीज है जो कि अनएंडिंग है। लेकिन समय का ध्यान रखते हुए हम सभी को से अभी थैंक यू बोलते हुए सबसे पहले तो मैं यज्ञ जी से एक बार दोबारा 2 मिनट की बात करना चाहूंगा। यज्ञ जी। हाँ गौरव जी, असलियत में मेरा फोन बीच में बंद हो गया था, हाँ जी, तो हाँ मुझे जी, नहीं कोई बात नहीं, बदलना पड़ा। आई एम रियली वी आर रियली ब्लेस्ड कि आपने इतना अपना समय निकाला और हमें बताया, और हम बहुत जल्दी एक और सेशन करने वाले हैं और दोबारा आपको मुझे ऐसा लगा गौरव जी इसमें कि जो बात हम कहना चाहते थे वो समय की कमी के कारण शायद रह गई है बीच में अभी। हाँ जी, एक्चुअली बातें तो बहुत सारी हैं कह रही थी। हाँ जी। और जिस समय हम डिसेंडेंट्स ऑफ संगीत की बात करते हैं, असलियत में नाद और संगीत वो किस तरह से आपस में ट्रांसफॉर्म होते हैं, वो एस्पेक्ट हमारी बातचीत में रह गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम कभी बहुत जल्दी फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी, क्योंकि ये तो हमारा म्यूजिक बरांडा जो है ना, हमारी महफिल तो वैसे हर शाम को लगती है, लेकिन जो हमने टॉक सेशन शुरू किया है हमें इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, थैंक्स टू गौरव अरोड़ा जी, डॉक्टर गौरव अरोड़ा और उनकी जो पूरी टीम है इंडिया मेंटर की, और सभी को दोस्तों को कि हमारे हम इस काबिल बन पाए कि हम इतने इतने अच्छे लोगों से मिलना हो पा रहा है, समझना हो पा रहा है और सीखना हो पा रहा है, और हम इस म्यूजिक बरांडा के माध्यम से जहां तक हम पहुंच सकते हैं आप अपनी बातें पहुंचा रहे हैं, और जो लोगों के अंदर अच्छी नॉलेज है, खजाना है, मैं तो कहता हूं वो जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचे वही अच्छा है। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूंगा। एक कंपोजिशन हम दिवाकर जी से सुनेंगे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा अगर जाना है हम आपको अभी रोकेंगे नहीं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है। और थैंक यू सो मच अगेन याज्ञवल्क्य जी for taking out your special time, and looking forward to have you again very soon on Music Veranda. Thank you so much from the core of our heart. मेरा प्रणाम आप सभी को। Thank you. Take care. All right दोस्तों, and now over to प्रेरणा जी, जो संगीत का जो कार्यक्रम है हम आगे बढ़ाते हैं, और एक तो गीत हम जरूर सुनना चाहेंगे। और मैं जब महाश्वेता जी भी बता रही थी ना, तो मेरे को कई बार लगता है कि कई बार ना कुछ हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हम लो फील कर रहे थे, एक पर्टिकुलर म्यूजिक होता है, हमें ये पता नहीं होता कि हमारा मूड अच्छा कैसे हो गया, लेकिन आपने उसको बताया कि इस पर्टिकुलर राग होते हैं, पर्टिकुलर सुर होते हैं, तो शायद ये चीज ऐसी है जो कि सीखने में बहुत हमें मजा आने वाला है। और राग भी इतने तरीके की होती हैं, राग भैरव, राग दुर्गा, राग दरबारी, तो इसका सबका अलग ही महत्व है, इसके बारे में भी हम जरूर जानेंगे। सो ओवर टू यू प्रेरणा जी, एक आध गाना हो जाए गौरव जी एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, अगेन हियर you know our subconscious mind plays a very very important role, because जैसे हम लोगों ने एक वर्कशॉप अटेंड की थी pertaining to MMI, that you know we have got money blocks in our own body. हाँ, बिल्कुल संगीत का भी बिल्कुल वैसा ही है कि इस हमारा मूड आज ठीक नहीं है, हमको नहीं करना चाहिए, दिस इज अगेन अ माइंड ब्लॉक। कैसा भी मूड कैसा भी क्यों ना हो, अगर आप वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, अगर आप तानपुरा छेड़ना शुरू करते हैं, अगर आप ओमकार का चांट शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके सबकॉन्शियस को ही जाके हिट करता है, और सबकॉन्शियस इज द मास्टर ऑफ योर एंटायर बीइंग। वो आपको पल भर में हमारी स्टोरेज है, हमें नहीं पता कि क्या क्या स्टोरेज, जैसे एक फोन के अंदर हमारे एक सिम होती है स्टोरेज वाली, मतलब एक जो एब्सोल्युटली वैसे हमारे अंदर क्या क्या चीजें हमें ही नहीं पता। Understand this because you had attended the MMI. Yes, now you can relate, right? हाँ, बट लेकिन आप जैसे लोग जिससे जब मुलाकात होती है ना, मतलब यज्ञ जी हैं, डॉक्टर महाश्वेता हैं, तो ना कई बार वो चीजें ट्रिगर हो जाती हैं,
जो कि हमें भी नहीं पता करे, अरे हाँ यार यही तो है, एग्जैक्ट यही। सो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दैट। और बहुत बातें हो गई, एक आध गाना हो जाए बढ़िया थोड़ा सा। दिवाकर जी कुछ एक बेशक शास्त्रीय संगीत या रॉकिंग, कुछ भी आपकी पसंद का। रियली लुकिंग फॉरवर्ड, एंड यू आर अ रॉक स्टार, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है सुबह से। लेट्स हैव सम म्यूजिक। दिवाकर जी, ओवर टू यू। Even some classical rag based bhi chalega. And Mashweta, one from you also. I will sing the राग मिया की मल्हार, पर मैं तो दिवाकर का गाना सुनने के लिए बैठी हुई हूँ, because I really learn a lot from him. ये बच्चा नहीं है, he is a teacher. He is actually a teacher. पहले दिवाकर गाएगा। और सर, जयेश सर, आपने बहुत अच्छा तैयार किया है, क्या खूब सिखाया है, really sir. So we will hear Divakar first, and then I will sing a little bit of the rag Miya Ki Malhar, which is a rag pertaining to this season. Thank you. सबसे पहले मैं महाश्वेता मैम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो इतना जितना बड़ा बता रही है मेरे को। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, जितना दिया मेरे गुरु ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो कर्म है मेरे गुरु जी का, वरना मुझ में तो कोई बात नहीं। आइए, गुरु जी ने जैसी आज्ञा की तो मैं राग दरबारी में कुछ सुनाना चाहूँगा। आशा करता हूँ मेरी गलतियों को आप नज़रअंदाज करेंगे। सरधा नी पा मा पद नी रे सा नि सा रे गा मा पा मा पद नी पा मा पा सा धा नी पा मा पा नी गा मा दे नि सा रे धा नी रे सा। नजर करम फरमाओ, 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 नजर करम फरमाओ। दरबारी के गुणी जन, दरबारी के गुणी गुणी दरबारी के गुणी जन मिलकर खुश रंग संग, दाता के गुण गाओ, 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 दाता के गुण दाता के गुण गाओ, दाता के मा पदा नि सा रे धा नि पा मा पा सा धा नि पा मा पा नि गा मा रे सा गा मा रे सा गा मा रे सा। दाता के गुण गाओ, दाता के रे सा रे सा रे सा नि धा नि सा रे गा मा पा गा मा रे सा। दाता के गुण गाओ, दाता के गुण गाओ, दाता के गुण गाओ, दाता के गुण गाओ। नजर करम फरमाओ, नजर करम
घर छोड़ मोरे भैया मोरे भैया, अरज करत तोरी बिनती करत हूँ, अरज करत तोरी बिनती करत हूँ। मोहन सो झगड़े छोड़ घर जाने दे, छोड़ घर जाने दे, छोड़ मोरे भैया। अगर अगर कोई गलती वेरी हो नाइस तो दिवाकर जी, क्षमा वेरी चाहूंगा। नाइस। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स का भी, जो कि फेसबुक से लाइव हमें देख रहे हैं, जैसे कि शुभी अरोड़ा जी, गौरव अरोड़ा जी तो हमारे साथ यहाँ पर भी हैं, थैंक यू सो मच। नैन्सी जुनेजा जी एंड अनुष्का जी, राखी जी, डॉक्टर अनुराधा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं वो बहुत प्यार बरसा रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और सभी को वो बेस्ट विशेस दे रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस म्यूजिक वरांडा। और आज शाम इतना बढ़िया, इतना हम लोगों को सीखने को मिला, सुनने को मिला, समझने को मिला। और हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि लिस्ट भी ले लें डॉक्टर महाश्वेता से और डॉक्टर जयेश से और इन लोगों से कि कौन सी पर्टिकुलर सॉन्ग से क्या अवेकनिंग होती है, किससे थर्ड आई हमारी खुल जाती है, कौन से चक्र हमारे बैलेंस हो जाते हैं और किससे हमारा मूड एनर्जी राइज हो जाती है। क्योंकि ये इतनी, हम तो अपनी भाषा म्यूजिक में ही से आपसे ये बात सारे कर हो सकते जाते हैं। ये कोई पर्टिकुलर राग नहीं है जो किसी पर्टिकुलर चक्रा को खोलता है, पूरा म्यूजिक ही खोल देता है, ओम ही खोल देता है। दिवाकर, मैं आपसे एक बात कहूंगी, आपका रेंज बहुत अच्छा है। ये तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग ठीक से सुन नहीं पाए, बट आई कैन फिगर आउट आप एक्पेला, आप इंस्ट्रूमेंट के बगैर भी इतना अच्छा गाते हो। तो मैं कीबोर्ड लेके बैठी थी कि आपका, मैं वो आपका पिच पकड़ रही थी, आप इतना ऊंचा गाते हैं। महाश्वेता, इट्स लाइक नेक्स्ट महाश्वेता, टाइम। हाँ जी, सुर तो दिमाग में एक स्केल लेके गा लो, कहीं फर्क नहीं पड़ता, मजा आता है बिना। एब्सोल्युटली। हाँ। नेक्स्ट टाइम अगर आपको जरूरत पड़े तो आई वुड बी रियली वेरी हैप्पी टू अकम्पनी यू ऑन द हारमोनियम और ऑन द कीबोर्ड। ओके दिवाकर, वी विल डू दिस थैंक यू सो ऑफ मच द मैम। कैमरा। ऑलराइट, फैंटास्टिक। और मुझे ऐसे थैंक फीलिंग यू आ सो रही है कि मच। बहुत जल्दी हम लोग एक और शो करने वाले हैं, सेशन करने वाले हैं। और डॉक्टर महाश्वेता शायद अभी कुछ और भी कह रही हैं, शायद मैंने बीच में टोक दिया तो मैं आपसे एक बहुत साल पहले हम लोगों ने एक बड़ी सुंदर सी श्लोक कंपोज की थी और उसको हम लोग कहते थे स्वस्ति मंत्र। आप लोगों ने सुना होगा, जब भी कोई हवन होता है, यज्ञ होता है, हम लोग स्वाहा बोलते हैं। आपने कभी ऐसा सोचा है कि हम लोग स्वाहा क्यों बोलते हैं? हर चीज के पीछे स्वाहा क्यों है? जब अग्नि को अर्पित करते हैं हम स्वाहा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि हर चीज का भला हो, हर चीज, एवरीथिंग शुड बी टेकन केयर ऑफ। लाइक पेड़ पौधे जो है उनका भी भला हो, जो हवा है वो भी साफ हो, जो पानी है वो भी दूषित नहीं हो, हर चीज के लिए स्वाहा। सो द स्वस्ति मंत्र जो है हम लोगों ने कंपोज किया था राग देश में। ये देश राग जो है जयेश सर का बहुत फेवरेट राग है, वो मुझसे बहुत साल पहले बोल चुके हैं एंड आई स्टिल रिमेम्बर। आपको ये कॉम्पोजिशन सुनाने का मुझे कभी मौका नहीं मिला है, तो आज सुन लीजिए। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू अरे वाह, अपनी क्या टिप्पणी बात देने है, हो पाएंगे। जाए। लवली, इट वाज सो लाइक दिस। स्वीट। मैं थोड़ा सा राग देश का जो रूप है वो आपको मैं गा के सुनाती हूँ। आप लोगों ने एक पॉपुलर जो हमारा राष्ट्रगान है वंदे मातरम, वो सबने सुना है। वंदे मातरम भी जो है राग देश के ऊपर ही बेस्ड है। तो देखिए कितना सुंदर राग है। सारे मा पा नि सा नि सा रे नि मा पा मा गे रे सा रे मा पा नि सा। स्वस्थरेवो युवको प्रवमहे सोमम् स्वस्ति भुवनस्यास्पतिम् बृहस्पतिं सर्वगणा स्वस्तये स्वस्तये आदित्यासो भवन्तु
स्वस्तयेतो युक्तो ब्रवमहे सोमं स्वस्ति भुवनस्यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणा स्वस्तये स्वस्तये आदित्यसो भवन्तु स्वस्ति मित्रा करुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति मित्रा करुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्राग्निचा स्वस्ति न इन्द्रो क्षाग्निचा स्वस्ति न अदिते स्वस्ति नो अदिते स्वस्नयेतो युक्तो ब्रवमहे सोमं स्वस्ति भुवनस्यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणा स्वस्तये स्वस्तये आदित्यसो भवन्तु आदित्यसो भवन्तु Lovely. क्या बात है. वाह वाह Very वाह. nice. I hope there was no technical glitch because पता है it is again बारिश जब शुरू हो जाती है the net goes a little awry. I do understand. Yes. But trust me, we are no one to judge you and anyone. But हमें मतलब ये इतना पता है कि जैसे जो महसूस हो रहा है वो बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही है और एक वो हमें एक अलग लेवल पे लेके जाती है. तो आई थिंक उसने अपना Thank काम you so much. ये प्रोग्राम इस लेवल का है, कितने हजारों लोग देख रहे हैं लाइव. मैंने हर जगह इसको शेयर किया है. Whoever can tune in on the Facebook at this point in time, they are all watching. Yes. So बहुत लोग देख रहे होंगे, you know, Thank all you so across the much. world. Yes. So I think टाइम का भी हो गया है. मतलब हम लोग सबसे अलविदा अब लेते हैं. And once again, thank you so much everyone for joining. Thank you, Dr. Mahashweta, Jayesh sir, Thank you so much Divakar for ji, having Thank you Dr. so Gaurav much. Arora, of थैंक course, यू जी सर. and Gaurav Bhardwaj भी जो कि आए हमारे साथ में. भाई, you know, you're a lifesaver. Great. And so thank you so much everyone on Facebook as well कि आप लोगों ने अपना प्यार दिया और देखा. आपके कोई भी थॉट्स हैं, सजेशंस हैं, आप हमें म्यूजिक बरांडा पे पेज पे या मैसेज पे बता सकते हैं. हम और भी इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोगों को, अच्छे दिग्गज लोगों को, हम बहुत ज्ञानी लोगों को लेकर आएंगे. आपको कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको मालूम करना है, क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, just let us know. And hearty gratitude to everyone who are contributing in this music veranda in their own wonderful way. This is the host and host DJ Gaurav Jain signing off from Music Veranda. Thank you so much. God bless you all. Stay safe, stay indoors. Bye.